हेलो स्टूडेंट, दिस इज एस आर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप अपनी तैयारी के अंतिम चरण में हैं, ये समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने सीखे हुए कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, बेहतर करने के लिए ढेर सारा अभ्यास करते हैं। आपके इसी अभ्यास को और बेहतर बनाने के लिए हमने ये मैथ की एक मैराथन क्लास आपके लिए डिज़ाइन की है, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और आपकी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करेगी। यहाँ पर हमने अपने सालों के ऑफलाइन टीचिंग अनुभव के आधार पर ऐसे क्वेश्चंस का समावेश किया है जो लगभग सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे, इनको समझेंगे, तो आपको भी लगेगा कि मैथ को भी कितने इजी तरीके से समझा जा सकता है। और यही नहीं, आपकी आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिनेश फ्रेंच में 80 में से 68 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 78 अंक, स्पेनिश में 70 में से 48 अंक और जापानी में 50 में 28 अंक प्राप्त करता है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक दिनेश शख्स के जो एक परीक्षा में अलग अलग सब्जेक्ट में नंबर आए हैं वो दिए गए हैं और उनके पूर्णांक दिए गए हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि उस पर्टिकुलर एग्जाम में उसका टोटल परसेंट क्या बना है। बहुत ही आसान है, चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करें उसके फ्रेंच में, तो फ्रेंच में आए हैं, फ्रेंच में उसको मिले हैं 68 आउट ऑफ 80। इसके अलावा इंग्लिश में उसे मिले हैं 78 आउट ऑफ 100। स्पेनिश में उसके आए हैं 48 आउट ऑफ 70 और जापानी में उसके आए हैं 28 आउट ऑफ 50। तो ये उसका पूर्णांक रहा अलग अलग सब्जेक्ट का, और ये उसके प्राप्तांक है। हम देख लेते हैं कि पूर्णांक क्या बनता है उसका। 80, 180, 250, 300। 300 उसके बनते हैं टोटल पूर्णांक चार सब्जेक्ट का, और प्राप्तांक बन रहा है 32 और 13, 17, 19 और 3, 22। इस तरह से उसने 300 के टोटल पूर्णांक में 222 अंक प्राप्त किए हैं। अब हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत प्राप्त किए हैं। तो कुल प्रतिशत बराबर, कुल प्रतिशत बराबर जितना उसका प्राप्तांक है, यानी कुल प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक बटे कुल पूर्णांक, बटे कुल पूर्णांक। आप सभी जानते हैं प्रतिशत निकालने के लिए जिसके बारे में बात होती है वो ऊपर रखा जाता है, और जिसके सापेक्ष बात होती है वो नीचे रखा जाता है। बात हो रही है उसके 222 नंबर की, और किसके सापेक्ष हो रही है, 300 के सापेक्ष हो रही है। और प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, और 3 से 222 काटेंगे तो आ जाएगा 7, 4, यानी 74%। तो अब अगर देखें तो उसके पूरी परीक्षा में जो नंबर आए हैं वो 64% आए। जैसा हम लोगों से भी पूछा जाता था हाई स्कूल इंटर एग्जाम देने के बाद कि आपके क्या परसेंट रहे, तो हम लोग अलग अलग नहीं बताते थे कि हिंदी में इतना रहा है, मैथ में इतना रहा है, ओवरऑल बता देते थे कि मेरा 90 बना है, 95 बना है। उसी तरह का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या आ जाता है, वो थोड़ा सा बदल देते हैं। आपको टोटल परसेंट दे देंगे कि पूरी परीक्षा में उसके 24 आया है, और सपोज 3 में दे देंगे कि 3 में इतना बना है, तो चौथे का ज्ञात कीजिए। इसको भी बड़े आसानी से हम लोग लगा लेते हैं, आगे किसी सेट में आएगा तो उसको देखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 27√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन, घन की बात हो रही है जिसका विकर्ण कितना है, 27√3 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक घनाभ बनाया गया, और घन को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, घनाभ। थोड़ा ध्यान से इसको सुनना। बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी, किसकी, घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी, यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है। जो घनाभ की लंबाई है वो घन की भुजा के बराबर है। और आगे कह रहे हैं घनाभ की चौड़ाई भी दे रहे हैं, वो कितनी दे रहे हैं, 13.5 सेंटीमीटर। देखिए बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है ये आयतन का, कि एक तरह की आकृति को पिघला करके जब दूसरी तरह की आकृति में हम लोग बनाते हैं, तो वहां पर उनका आयतन हमेशा बराबर रहता है। तो एक तरफ
हम आयतन को रखते हैं और दूसरी तरफ दूसरी वाली जिसमें हम उसको ढाल रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को लगाते हैं और आराम से हमारी जो जो भी बीमा पूछी जाती है वो निकल। चलिए देखते हैं इसको। तो पहले घन की बात कर लेते हैं। अगर हम घन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना दिया गया है? 27√3 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि घन के विकर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है? घन के विकर्ण के लिए फॉर्मूला होता है √3 × a। जैसा कि आपको पता होगा, अगर कोई वर्ग है और हमसे कोई वर्ग का विकर्ण पूछे तो वर्ग का विकर्ण क्या होता था? भुजा √2। उसी तरह से घन का विकर्ण क्या होता है? भुजा √3। बराबर इसको किसके कर देंगे? 27√3 के। अब √3 से √3 कट जाएगा, a का मान यहाँ पर आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। ये निकली है घन की भुजा। अगर हम घन का आयतन निकालें, इसके अगर हम आयतन की बात करें, आयतन कितना हो जाएगा? हम सभी को पता है घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3, यानी 3 बार भुजा का गुणा किया जाता है। क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग नहीं होती है, एक ही होती है, इसलिए 3 बार उसी का गुणा कर देते हैं। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 27 × 27 × 27। चलिए अब आ जाते हैं घनाभ पर। घनाभ के बारे में क्या दिया गया है? घनाभ के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी जो लंबाई है वो लंबाई तो 27 ही है, यानी वर्ग की भुजा के बराबर ही है, तो 27 ही उसको लिख देंगे। और इसकी चौड़ाई कितनी बताई जा रही है? चौड़ाई बताई जा रही है 13.5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ क्या रहे हैं? इसकी ऊंचाई पूछ रहे हैं, तो आराम से लग जाएगा। हमने कहा ना आयतन यही रहेगा, इसकी भी मान बदलेंगे, तो हम इसके आयतन को इस आयतन के बराबर कर देंगे। आप लिखते नहीं है क्योंकि ये एक मैराथन क्लास है, थोड़ी सी फास्ट होती है, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन, हम सीधा इसको लगाते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? यानी कि इसके अगर हम आयतन की बात करें, अगर हम इसके आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर हो जाएगा किस आयतन के? 27 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 27। ठीक है, ये हो गया घनाभ का आयतन, ये हो गया घन का आयतन, क्योंकि ये समान है, बार बार ही बात बता रहे हैं। अब इसके मान रख देते हैं जो हमें पता है कितना है? 27 मल्टीप्लाई बाई 13.5 और इंटू ऊंचाई बराबर 27 27 27। इनका हमने आपस में गुणा नहीं किया था क्योंकि वो आराम से कट रहे थे, तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप भी ऐसी गलती एग्जाम में ना करें, जो चीज कटने को हो तो उसको गुणा करके हमें बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाना प्रोसेस को। 13 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। एच का मान यहाँ से कितना निकल के आ रहा है? 27 दूना 54, 54 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी नाभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 54 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी अगर आता है, हम लोगों को अगर फॉर्मूला पता है और अगर कोई भी आकृतियां आती हैं 3D आकृति, उसके आयतन को अगर दूसरे में परिवर्तित किया जा रहा है तो सिर्फ हमें फॉर्मूला आना चाहिए और आराम से उनकी जो पूछी जा रही बीमाएं वो निकाल सकते हैं। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगले पे चलता है। थर्ड क्वेश्चन में है 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विकी और राकेश के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात है। देखिए समय का अनुपात दिया गया है 41:37, यानी 41:37। उनकी गतियों का अनुपात क्या कीजिए? हमसे क्या पूछ रहा है? उनकी गतियों का अनुपात। देखिए कोई है 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो कि फिक्स है, दूरी में कोई कम या ज्यादा नहीं है। इस दूरी को तय करने में विकी और राकेश के द्वारा जो उनकी लिए गए समय का अनुपात है वो दिया जा रहा है। अगर विकी लेता है 41 समय तो राकेश लेता है 37 समय, तो उनकी स्पीड क्या होगी? हम आप भी जानते हैं, जो ज्यादा समय लेगा उसकी स्पीड कम होगी और जो कम समय लेगा उसकी स्पीड कैसी होगी? ज्यादा होगी। यानी स्पीड और टाइम एक दूसरे के कैसे होते हैं? वाइस वर्सा होते हैं। क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय तो आपको पता ही होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए चाल किसके वाइस वर्सा होती है? समय के वाइस वर्सा होती है। तो यहाँ पर अगर इसका रेशियो दिया है ये स्पीड टाइम का, तो T1 रेशियो T2 दिया गया है 41:37, तो क्या हो जाएगा? S1 रेशियो S2, यानी स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट 37:41। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा 37। ठीक है, चलिए अगला देखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6200 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की साधारण दर। 8%
कि साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए गए यदि 5 वर्षों के बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी जाती है तो शेष बची राशि कितनी होगी। क्वेश्चन हम आपको ऐसे ही बता देते हैं कि 6200 रुपये 8% सालाना ब्याज की दर से उनको मार्केट में लगाया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है, और कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। इसके बाद जब 5 सालों के बाद जो एक अमाउंट बनेगा, पूरा अमाउंट मतलब मूलधन भी और ब्याज भी, यानी मिश्र धन जो बनेगा उसका आधा अमाउंट तो वो रख लेगा और आधा फिर से कहाँ लगा देगा, मार्केट में लगा देगा। तो पूछ रहा है शेष कितनी राशि बचेगी अगर आधी इन्वेस्ट कर दी जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता है, लिख लेते हैं फिलहाल सबके लिए थोड़ा सा हो जाए। अगर हम मूलधन की बात करते हैं तो मूलधन यहाँ पर कितना है, 6200 रुपये है। और दर कितनी है, दर दी गई है 8%, और ये कैसी है, ईयर, ठीक है, ईयर, ठीक है। और इसके अलावा जो समय है, समय है वो कितना दिया गया है, 5 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है। आप सभी जानते हैं बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, कक्षा 5 का सवाल है ये। तो इसमें हमें पहले निकाल लेते हैं कि टोटल 5 साल के बाद अमाउंट कितना बने। तो अमाउंट कितना बनेगा, अगर हम सिर्फ ब्याज ब्याज की बात करें तो कितना हो गया, 8%, 1 साल का है तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, 40। लेकिन ये 40 क्या हो जाएगा, परसेंट, मतलब 100 रुपए पे 40 रुपए बनेंगे जाके कितने साल के बाद, 5 साल के बाद। तो 6200 पे कितने बनेंगे जाके, तो 6200 गुणे 40 और बटे 100। ये कुछ अलग नहीं है, कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है, आप सभी जानते भी होंगे कि ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100, यानी मूलधन में गुणे दर में गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना था, 6200, रेट कितना था 8, और टाइम कितना था 5, और पूरे के बटे क्या करेंगे, 100। तो आप देखेंगे यही चीज तो यहाँ पर लिखी है, बस हमने अलग से कर लिया कि ब्याज 8×5 = 40 हुआ, 6200 इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको काट देते हैं, जीरो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा टोटल अमाउंट, 6200, ये जीरो तो कटी गई है, जीरो, 4×2 = 8 और 6×4 = 24, 2480 उसका ब्याज आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया है, ब्याज, ब्याज। और कहा क्या जा रहा है कि अच्छा पूरे धन का आधा वो निवेश किया जा रहा है मार्केट में और आधे को बचाया जा रहा है। तो बेहतर होता अगर हम ब्याज अलग से ना निकालें, आप इसको थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो और थोड़ा आसान हो जाएगा। हम ब्याज अगर ना भी निकालें, जरूरत भी नहीं ब्याज निकालने की, और क्या करते हैं, जो ये आया है कितना, 6200 मूलधन, ये कितना होता है, 100 वाला, यानी मूलधन अपने आप में 100 होता है। और कितना टोटल निकाल लें, सीधा मिश्र धन निकाल लें 140, 40 अलग निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी कोई डिमांड नहीं है, सीधा मिश्र धन की बात हो रही तो सीधा मिश्र धन ही निकाल लेते हैं। 100 वाला दिया है मूलधन और 140 वाला भी, ये चीजें आप पहले से ही पढ़े होंगे, ये हम उम्मीद करके चल रहे हैं। 100 वाला दिया है, 140 वाला हमें निकालना है, तो 140 वाला कितना आएगा वो देख लेते हैं। और जो भी आएगा, जो भी आएगा उस पूरे का आधा हमें पता करना है। देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। तो कितना आएगा ये, जीरो, और 14×2 = 28, और 4×4 = 84, और 2 86, यानी ये बना जाके मिश्र धन 5 साल के बाद। और इस पूरे का आधा ही तो हमें पता करना है क्योंकि आधा तो निवेश किया जा रहा है मार्केट में, तो आधा पता करेंगे, बस 2 से भाग लगा देंगे, 2×4 = 3, और ये आ जाएगा 4, यानी कि 4340 रुपए उसके बचेंगे, और इतने ही रुपए वो दोबारा से मार्केट में लगा भी देगा। तो कहीं ऑप्शन है 4300, ठीक है ना। ब्याज की जरूरत नहीं थी इसलिए अलग से ब्याज नहीं निकला, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और ये तो आपको पता ही होगा कि 100 का 140 कैसे हो जाता है, कि अगर 100 रुपए मूलधन है और उस पे 5 साल के लिए 8% दर पे दिया जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 साल के बाद 140, बस वही है, ठीक है। चलिए अगले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आयताकार बॉक्स की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हैं, उस छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में 3D आकृति की बात हो रही है, वो भी कैसी है, वो भी घनाभाकार आकृति है। घनाभाकार आप मान सकते हैं कि अगर एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर ना हो तो उस कमरे में हम अधिकतम लंबी कितनी छड़ रख सकते हैं। आप भी, ये थोड़ा जनरल नॉलेज का भी, जनरल नॉलेज या जनरल सेंस का क्वेश्चन है कि हम एक नीचे वाले कोने से और ऊपर वाले कोने तक की जो लंबाई होती है वही किसी कमरे की सबसे अधिकतम लंबाई होती है, यानी कि हमें इसका विकर्ण निकालना होगा जो अंदर का है। तो वो क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर
अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी अलग अलग दी हुई है। क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर यानी 25 गुणे 4 चौको 16 और गुणे 3 त्रिका 9। इसको जोड़ते हैं क्या बनता है, 16 9 25 25 25 50, तो रूट कितना हो जाएगा 50। रूट 50 में क्या करेंगे हम, बाहर ले लेंगे कितना, इसको अगर देखेंगे तो यहाँ से हमारा वापस आ जाएगा 5√2। कैसे, 50 को अगर हम गुणनखंड काटें क्या बनेगा, 25 में गुणे 2, और 25 में 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर का अंदर बन जाएगा। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 5√2। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। तो यही उसकी अधिकतम लंबाई होगी। ठीक है, चलिए अगले पे चलता है। धातु के एक टुकड़े का मूल्य 185 रुपए से बढ़कर 222 रुपए हो गया। किसी धातु का कोई टुकड़ा होगा, उसका मूल्य कितने से बढ़ के 185 से बढ़ के कितना हो गया 222 हो गया है। बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बड़ी सिंपल सी छोटी सी कक्षा 3 4 5 की बात है कि 185 से कोई चीज बढ़ के 222 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो देख लेते हैं कितना बड़ा कितना है, तो हम सीधा लिखेंगे बढ़ा कितना है, बड़ा है 222 माइनस 185। तो निकालेंगे कितना बनेगा 12 5 7, और ये यहाँ पर बचा है 11, 11 से 8 गए 3, यानी 37 बड़ा है। और बड़े का हमें अगर प्रतिशत निकालना है, यानी किसका प्रतिशत निकालना है, बड़े हुए का प्रतिशत, बड़े हुए का पूछ रहा है ना, बड़े हुए का प्रतिशत जितना बड़ा है और कितने से बड़ा है, कितने से बड़ा है 185 से, 185 से बड़ा है। और कितने प्रतिशत, अभी आपको बताया था कि प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग लगाते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हो 25%, इसको आपको परसेंट हटाना है तो क्या करेंगे 25/100 करेंगे, प्रतिशत हट गया और 100 का भाग करेंगे। ठीक है, 25 1/4। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर प्रतिशत लगाना है तो हो जाएगा इस तरह से। काटिए इसको, इसी से काट दीजिए इसको। 37 कितनी बार जाएगा, 5 बार, 7×5 = 35। देखिए 5 बार देखें, 5 7 35, 3 5 15 3 18, 5 बार गया, 5 से 20 कट जाएगा, 5 से 100 कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 20 बार। यानी कि उसका जो टोटल वृद्धि हुई है वो कितने परसेंट की हुई है, 20% की उसमें वृद्धि हो गई। जब टुकड़े का मूल्य 185 से बढ़कर 222 हुआ तो उसमें वृद्धि कितनी हो गई है 20%। छोटा सा सवाल था, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कविता रजिता हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए उनकी आयु का अनुपात दिया गया है 479। तो वर्तमान है ये, वर्तमान आयु, इनके नाम हम लिखेंगे नहीं क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। क्या है 4:7:9। ठीक है, 8 वर्ष पहले, बस ये पॉइंट है जो थोड़ा सा गौर करने वाला है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग जो था, 8 वर्ष अगर हम पहले कहें, 8 वर्ष पहले आयु का योग क्या था, आयु का योग जो था वो था 56। और ये कब था, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले। अब अगर हमें आज का निकालना हो तो 8 साल 8 साल 8 साल, इसकी भी 8 साल बड़ी होगी, इसकी भी 8 साल बड़ी होगी, इसकी भी 8 साल बड़ी होगी। तो टोटल कितना हो जाएगा 24, 8 या 24 साल। इसमें अगर हम बढ़ा दें तो ये वर्तमान योग आ जाएगा। कौन सा योग आ जाएगा, वर्तमान योग। समझ रहे होंगे आप बात को। ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:7:9, लेकिन जो योग दिया है वो 8 साल पुराना दिया है। कितने साल का था, 56 साल का। और आज, और इसमें अगर हम आज का योग निकालें तो बस हमें सबके में से, बड़ा तो सभी समान होगा, 8 8 साल तीनों बड़ी होंगी, 24 साल इसमें अगर हम जोड़ दें तो टोटल बन जाएगा 0 5 2 7 1 8, यानी 80 बन जाएगा। आज वर्तमान में उनकी आयु का योग जो है वो कितने वर्ष है, 80 वर्ष। अब तो बिल्कुल बच्चों वाला हो गया। 4 7 9, इसको जरा जोड़ के देखते हैं हम तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 और 9 20। 20 योग है अभी, और अभी का जो वास्तविक योग है वो कितना है 80। तो यानी कि 20×80, तो एक का मान कितना है 4, 20×80, एक का मान कितना है 4। तो यानी कि इनकी आयु का जो अनुपात में दी है वो वास्तव में कितनी होगी
4 चौको 16, 7 चौक 28 और 9 चौक 36। यानी जो वर्तमान आयु होगी वो होगी 16 वर्ष, 28 वर्ष और 36 वर्ष। यहाँ पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि 20 बराबर 80 क्यों कर दिया गया, तो आपको अच्छी तरह पता होगा। इसमें आप x लगाओ, इसमें क्या लगाओ x, फिर 7 4 11x 9x, कितना हो जाएगा 20x। 20x बराबर करेंगे योग को योग के बराबर 80 के बराबर, तो x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो ये सब x लगाने वाला कोई मतलब है नहीं कोई उस चीज का, आप इतना पढ़ के आए होंगे तो इतना पता ही होगा, सीधा हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर 4 निकला, तो ये 4x बराबर, 7x बराबर और ये 9x बराबर इनके मान हो जाएंगे। तो कहाँ पर 16 28 36, 16 28 36, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम यानी लासा 8777 और एचसीएफ यानी मासा 1 है। जो संख्याएं दी गई हैं उनका गुणनफल हमसे पूछ रहा है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लासा और मासा दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बड़ी बड़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। वहां पर इसमें क्या होता है, बस एक छोटी सी बात होती है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका लासा यानी एलसीएम इंटू उनका मासा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका लासा गुणे उनका मासा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो दो यहाँ पर संख्याएं दी, वही पूछ रहा है, उनका गुणनफल ही पूछ रहे हैं। तो संख्या ए भी है, मान लो ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा 8 7 7 7 और गुणे 1, तो मान यही रह जाएगा 8777। कहीं दिया है 8777। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, किसी धनराशि पर 5% दर कितनी दी गई है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से टाइम कितना दिया गया है, 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज सीआई और साधारण ब्याज एसआई का अंतर 1 रुपया है। इनके अंतर कितना बताया गया, 1 रुपया है। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए ब्याज या तो साधारण ब्याज के हिसाब से लगता है किसी धन पर, या चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लगता है। आपको पता होगा साधारण ब्याज में हर साल ब्याज समान रहता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज पड़ता है लेकिन 1 साल के बाद। पहली साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान रहता है, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को। तो हम इसको सीधा बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो क्या दे रहे हैं, अगर हम 100 मान के ही चल रहे हैं, और वो पूछ क्या रहा है, धनराशि पूछ रहा है, अगर हम 100 ही मान के चल रहे हैं, धनराशि कितनी मान के चल रहे हैं 100, धनराशि हम 100 ही मान के चले, यही बेटर भी होता है प्रतिशत वाले क्वेश्चन में। धनराशि अगर 100 मान के चले तो देखते हैं कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। तो पहली साल का क्या निकालें, साधारण ब्याज, एसआई लिख सकते हैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट, और सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 5 रुपए का, 5% मतलब 5 रुपए, क्योंकि 100 पे देख रहे हैं तो 5% का मतलब हो ही जाएगा 5 ही रुपए, ठीक है। तो पहली साल का 5 रुपए हो जाएगा, और दूसरी साल का भी कितना हो जाएगा 5 रुपए, क्योंकि हर साल बराबर रहता है। और साधारण ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें तो दर समान है, तो 5 ही रुपए होगा चक्रवृद्धि ब्याज भी। कौन से साल, हाँ ये थोड़ा सा लिखना भूल गए, ये है फर्स्ट ईयर और ये है सेकेंड ईयर, ठीक है। तो पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज 5 रुपए ही होगा, याद रखना। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पहली साल के दोनों बराबर होते हैं। दूसरी साल में क्या होगा, 5 रुपए तो होगा ही, 5 रुपए तो होगा ही, बट एक चीज और एक्स्ट्रा हो जाएगी, जो इसका पहली साल का ये है ब्याज आया, इस पर ब्याज और पड़ जाएगा, यानी 5 का कितने प्रतिशत, 5 का 5%, ये ब्याज और उससे एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। कितने रुपए का, 5 रुपए का 5%। तो कितना हो जाएगा 55 25, और प्रतिशत हटाने के लिए हम आपको बता भी चुके हैं इसी वाले रिवीजन क्लास में, बटे 100 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 0.25, तो यानी कि 0.25 का उसको एक्स्ट्रा क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। जब ब्याज कैसा दे रहा होगा वो, जब ब्याज वो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दे रहा होगा। हमसे क्या कह रहे हैं, इन्हीं दोनों का अंतर 1 रुपया है। मतलब क्या है, साधारण ब्याज कितना हुआ 10 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 10 रुपया, तो हो ही गया, साथ में ये और इन दोनों का अंतर बता रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण, यानी सीआई माइनस एसआई, यही 1 रुपया दे रहे हैं। हमारे यहाँ सीआई माइनस एसआई क्या बन रहा है 0.25, तब तो ये सीधा सीधा है। तो 0.25 इज इक्वल टू 1, और पूछा क्या जा रहा है 100 वाला, तो 1 बराबर 1 बटे 0.25, 100 बराबर 100 का क्या कर देंगे इसमें गुणा,
ठीक है, दशमलव हटाएंगे और 2 जीरो बढ़ा देंगे, 25 से कुछ 100, तो कितना हो जाएगा 400 रुपया। यानी जो मूलधन रहा होगा वो कितना रहा होगा, 400 रुपये रहा। आंसर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये सभी एग्जाम्स में, एसएससी से लेके जो भी अब बाद की स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उसमें काफी फेवरेट क्वेश्चन ही रहा है। यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ, देखो ये भी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि लाभ होगा या हानि होगी, ये भी हम ही लोगों को निकालना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं थोड़ा सा, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो सीधा लिखते हैं 6 का क्रय, बस और कुछ नहीं लिखें, वस्तुएं छोड़ दो। 6 का क्रय बराबर 7 का क्या, विक्रय। 6 का क्रय बराबर 7 का विक्रय। कैसे निकालेंगे, हम 6 को उधर कर दें, क्रय को, विक्रय को क्रय के नीचे कर दें, तो हम कह सकते हैं कि क्रय बटे विक्रय, क्रय बटे विक्रय बराबर 7 उधर ही बना रहेगा और ये वाला 6 उसके नीचे चला जाएगा। विक्रय इसके नीचे आया, 6 उसके नीचे गया। अब यहां से हमें दिख रहा होगा कि अनुपात में अगर हम बात करें तो क्रय विक्रय का अनुपात क्या आया, 7:6। मतलब क्रय है 7 और विक्रय है, क्रय है यहाँ पर 7 और विक्रय है यहाँ पर 6। मतलब 7 रुपए में कोई चीज खरीदी और 6 में बेची, पक्का ना पक्का उसको क्या हुई है, हानि। कितने की हुई है, बोलो 1 की हुई है। 7 में खरीदी 6 में बेची तो 1 की क्या हुई है, हानि। और हानि या लाभ आपको भी अच्छे से पता होगा, चाहे प्रॉफिट की बात की जाए चाहे लॉस की बात की जाए, ये दोनों किस पे निकाले जाते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पे। हमेशा हानि और लाभ की गणना, जब आपने पढ़ा होगा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहां बताया गया होगा हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे देखे जाते हैं, और छूट हमेशा किस पे देखी जाती है, एमआरपी पे देखी जाती है। ठीक है, तो चलिए हानि कितनी हो जाएगी, 1 रुपए की हानि हुई है, और कितने पे हुई है, क्रय मूल्य क्या था 7, और कितने प्रतिशत, अभी बार बार यही कॉन्सेप्ट आ रहा है, प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करें तो 100/100 हो जाएगा। यानी कि भाग लगा देते हैं 7 का, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28, 0.2 20, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, यानी कि 14.25% का उसको क्या हुआ है, उसको हानि हुई है। ठीक है, 14.25 की हानि, ये ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए ये मैराथन क्लास है, लेकिन हम थोड़ा सा बताकर चल रहे हैं। चीज़ों को बताने से क्या होता है, हर स्तर का जो स्टूडेंट होता है सबको समझ में आती हैं चीज़ें। बट यहाँ पर आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट क्या है कि कोई लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। आप चाहो तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, आप काट के भी देख सकते हो। इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू, आपकी सुविधा अनुसार आप जैसा देखना चाहे वैसा देख सकते हैं। बस इतनी गारंटी हमारी है कि 100 क्वेश्चन लगाने के बाद आपको वास्तव में लगेगा, जब आप कोई प्रैक्टिस सेट लगाएंगे या कुछ भी करेंगे, कि हाँ ये चीजें वहीं से आ रही है जो हमने क्लास देखा था। कोशिश करेंगे कि और एक मैराथन स्कीम बना दें, लेकिन पहले इन 100 को देखिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ फील होगा कि हाँ मैथ में कुछ नई चीजें आ रही हैं। चलिए देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 से घटाए जाने पर शेष के रूप में प्राप्त संख्या को 7 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होगा। पहले समझ लो बात को, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी, पहली बात, जिसे किससे घटाया जाए, 1391 से घटाया जाए, और शेष के रूप में प्राप्त जो संख्या हो उसको 7 9 11 से हम काटें, मतलब इनसे अगर हम काटें तो कितना शेष बचे, 3 शेष। आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। हम आपसे कह दें, आप एक ऐसी संख्या बताओ, आप एक ऐसी संख्या बताओ जिसमें हम 2 4 और 6 से भाग लगाएं तो हर दशा में कितना बचे, 1 शेष बचे। अगर सिर्फ हम ये क्वेश्चन हो, उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें हम 2 4 6 से भाग लगाएं तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 1 शेष बचे। तो हमें पता होता है, पहले तो हम कैसी संख्या प्राप्त करते हैं, 2 4 6 से कटे, यानी कि, और वो संख्या हमेशा क्या होगी, एलसीएम। एलसीएम ही वो संख्या होगी जो इन तीनों से कटेगी, तो इनका एलसीएम सपोज करो क्या हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, सपोज क्या 12 ही होता है, 2 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। अब 12 वो संख्या होगी जो 2 4 6 से पूरी कटेगी। वो कह रहा है कि कटने के बाद
तीनों से कटने के बाद एक एक शेष बचे। 2 से काटें तो भी एक बचे, 4 से काटें तो भी एक बचे, 6 से काटें तो भी। तो हम छोटा सा काम कर लेते हैं, इसी एलसीएम में एक को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यानी कि वो संख्या अगर हम यहाँ पर इसका आंसर हो तो क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। आप इनसे काटो और हर कंडीशन में कितना शेष बचेगा, एक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस इसी कॉन्सेप्ट पे है, देखते हैं इसको। पहले तो देखते हैं इनसे विभाजित होने वाली संख्या क्या था, 7, 7, 9, 11। 11 से विभाजित होने वाली संख्या, तो इनका एलसीएम, इनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। और एलसीएम क्या हो जाएगा, 63 और 11, 11 3 33 और 11 66 और 3 693, यानी कि ये हो जाएगा इनका एलसीएम। अब वो कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर फिर से पढ़ लो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 से घटाए जाने पर शेष के रूप में प्राप्त संख्या को इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो पहले इस एलसीएम को हम इसमें भाग लगा के देखें, कितने में, 1391 में हम भाग लगाते हैं 693 का, देखें क्या मिलता है। तो कितनी बार जाएगा ये, एक बार जाएगा, 693, सॉरी 2 बार जाएगा, कितना था ऊपर संख्या, 1391, शायद 2 बार जाएगा। अगर 2 बार देते हैं, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, ये 8 और 6 दूनी 12 और एक 13, हाँ वही 2 बार जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो पूरी कटने वाली संख्या है 2 बार काटने पे 693 से, वो क्या है, 1386। ये कितनी ज्यादा है, ये ज्यादा है 5, इतनी ज्यादा है, बाकी कुछ बचेगा नहीं। यानी अगर हम इससे काटें तो ये संख्या कट तो जाती, लेकिन इसमें ज्यादा कितना था, 5 ज्यादा था। अगर ये सवाल होता कि इसको काटने पर 5 शेष बचे तो यही संख्या रहती, वो कह रहे 5 शेष ना बचे, कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। अगर हम इसमें से 2 घटा दें इस संख्या में से, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो यही जो संख्या है इसमें आप -2 कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए, कितना आ जाएगा ये, 9, 8, 1, 3, यानी 1389। 1389 से अगर हम 2 घटा दें, 2 घटा दें तो इससे भाग लगाने पर कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। फिर से समझ लीजिए, 1391 से अगर हम 2 घटा दें, मात्र 2 घटा दें, तो जो हमें संख्या मिलेगी वो इससे कटेगी, लेकिन कितना शेष बचाएगी, 3 शेष बचाएगी। और वही वो कह रहा है कि शेष 3 बचना चाहिए। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो कितना घटाया जा रहा है, 2 घटाया जा रहा है, ठीक है। और अगर ये पूछते कि पूरी पूरी कट जाए हम कितना घटा दें, तो आपको भी पता है हम यहाँ पर इसकी जगह कितना घटा देते, हम इसकी जगह 5 घटा देते, तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाती, 1386 मान आ जाता, संख्या पूरी पूरी कट जाती, यहाँ पर आ जाता 1386, सॉरी 1386 मान आ जाता और ये संख्या पूरी पूरी कट जाती, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे। अगला है, पुरुषों के एक समूह में 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया। कितने हैं, एक समूह है जिसने 10 दिनों में कार्य को समाप्त करने का ठेका लिया या निर्णय लिया। उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, ये ध्यान देना, कितने अनुपस्थित रहे, उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के शेष सदस्य जो भी बचे थे उन्होंने कार्य को कितने दिन में कर लिया, 12 दिन में समाप्त कर लिया हो, तो पुरुषों की मूल वाली संख्या बताओ, यानी जो शुरू में कार्य करने वाले थे उनकी संख्या बताओ। ये जो सवाल होता है टाइम एंड वर्क का, बहुत ही इजी होता है। फिलहाल इसमें सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या लगता है, M1 D1 H1 upon W1 is equal to M2 D2 H2 अपॉन W। कुछ ऐसा नहीं है ये M D लिखा है तो बहुत ज्यादा कोई वैसी चीज है। कितने आदमी कितने दिन तक और एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं ये ऊपर रहता है, और जितना काम करते हैं वो नीचे रहता है। एक तरफ का सवाल इधर करते हैं और एक तरफ के कितने आदमी कितने दिन में और रोज कितने घंटे काम करके कितना काम करते हैं, बस ये रहता है, ठीक है। तो आदमी और दिन ऊपर रहता है और काम नीचे रहता है। चलिए देख लेते हैं एक तरफ क्या था। हाँ, इसमें क्योंकि हमें पता नहीं है कितने लोग कार्य कर रहे थे, तो थोड़ा सा अगर मान भी लेंगे इसमें, माना कितने लोग शुरू में काम कर रहे थे, x लोग काम कर रहे थे, तो भी कोई बहुत ज्यादा आफत नहीं आ जाएगी। और हमें नहीं लगता है कि किसी भी जगह पर x ना मानो, जैसे ये बड़ा कठिन नहीं कि x को नहीं मानो, अजीब हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। हर सवाल में आप x मानोगे, जहां पर कुछ निकालना है तो कठिन बात हो जाएगी, लेकिन कहीं पर
बहुत ही इजी है, तो मानो क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो अगर हम शुरू में कहें कि x लोग काम करना चाह रहे थे, तो कितने, x आदमी m1 है ना, x आदमी किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहे थे, और ये किसी काम लिखा है तो एक काम है मान लो, तो उसी काम को m2, तो m2 कितने, 5 लोग अनुपस्थित हैं, तो x इस बार नहीं काम कर रहे हैं, x माइनस 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग अनुपस्थित हैं, तब वो काम कितने दिनों में हो जा रहा है, 12 दिन में हो जा रहा है, ठीक है। काम वही है, तो काम में कोई अंतर हुआ नहीं है, एक एक ही रहेगा, ठीक है। फिर से समझ लो, x आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो x माइनस 5 आदमी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो x का मान पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये कट जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 5 और 6 ये आपस में कट जाएंगे, तो 5x इज इक्वल टू 6x माइनस 30, तो एक तरफ कर लीजिए इसको आप, 5x उधर चला जाएगा, तो 6x माइनस 5x इक्वल टू 30 इधर आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, 6x में 5x गया तो x इक्वल टू 30, बस मान आ गया। यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई x मानने से, तो x का मान कितना है 30, यानी शुरुआत में कितने लोग काम करना चाह रहे थे, 30 लोग काम करना चाह रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4 इंटू 38 इंटू 764 इंटू 1256 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है इकाई अंक ज्ञात करने में। इकाई अंक ज्ञात करने की इससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिलहाल हमने इसमें क्वेश्चंस जो रखे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हैं, थोड़े से इससे एडवांस भी आ सकते हैं जो हम आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने सबसे बेसिक क्वेश्चन को डाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक ज्ञात करना है, हमें भी पता है जब इकाई अंक ज्ञात करना और सीधी सीधी संख्याएं दी हैं, कहीं पर कोई घात नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बहुत सरल हो जाता है, आप इकाई इकाई का गुणा करते रहिए। 4 अठे 32, यहाँ कितना आया 32, तो यहाँ इकाई कितना बना 2, दो चाकू 8, यहाँ इकाई 8, 8 छंग 48, तो यहाँ भी क्या बना है 8, तो इकाई अंक हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अगला देखिए, यदि ए की आय बी से 60% कम है, देखो ये रहा ए और ये रहा बी, चाहे प्रतिशत मान के लगा लो, चाहे प्रतिशत को भिन्न में बदल लो, यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। यदि ए की आय बी से 60% कम है, बी से 60% कम है, तो अगर बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। ए की आय बी से 60% कम है, तो बी से 60% कम होगी, क्या करें, तो बी की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है, आप पूछ रहे हैं, तो बी की आय मतलब इसकी आय इससे, आप जो पूछ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, तो बी की आय ए से कितनी ज्यादा है, तो पहले ज्यादा कितनी है वो देख लो, ज्यादा कितनी है, तो आप कहोगे सर 60 ही तो ज्यादा है, 40 से 100 कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है, लेकिन ज्यादा का प्रतिशत कितना है ये अगर निकालना हो तो बोलो 60 ज्यादा है, लेकिन किससे तुलना करेंगे, तो वही कह रहा ना, बी की आय ए से, तुलना किससे की जा रही, ए से, इसीलिए नीचे क्या रखेंगे 40, और गुणे कितने का कर देंगे प्रतिशत के लिए 100, तो क्या हो जाएगा 0 0 4 25 और 25 100, तो 150 होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार चेक कर लें जरा सिस्टम सही वर्क कर रहा है। चलिए वेलकम बैक। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, दो संख्याएं हैं, चलो लिख ही लेते हैं, दो संख्याएं ए और बी जिनका अनुपात है 9:11, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए, सभी दोनों संख्याओं में कितना जोड़ा जा रहा है, उसको साइड में लिख देते हैं, 6 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात जो नया अनुपात बन जाता है, वाई लिख सकते हैं क्या, या ए भी रहेगा, अनुपात तो सेम ही रहेगा, तो ए अनुपात बी फिर दोबारा से कितना हो जाएगा 6, ये बात की, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात करने का ये कह रहा क्या है, तो बड़ी संख्या ज्ञात, सॉरी, तो कौन सी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी, दो संख्याएं हैं इस अनुपात में, 6 दोनों में जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक में 6 जोड़ा जा रहा है, तो उनका अनुपात बदल जा रहा है, तो कह रहे हैं कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला तो बेसिक तरीका है वो आप सभी को पता भी होगा, इसको अगर 9x मान लेते हैं, इसको 11x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 9x बटे 11x में प्लस ऊपर भी 6 कर दो और प्लस नीचे भी 6 कर दो, और बराबर जो नया अनुपात बन रहा है उसको कर दीजिए। देखो x क्यों माना, क्योंकि आप प्रतिशत में संख्या को जोड़ नहीं सकते मान को, इसीलिए हमने x लगा दिया, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा अगर है।
963x प्लस 742 बराबर 66x और प्लस 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, यानी कि 3x इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर घट जाएगा आके और ये हो जाएगा 4 कुछ x बराबर आ जाएगा, यानी कि, और पूछ क्या रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या थी 11x, तो 11x की जगह पे हो जाएगा 11 गुणे 2, यानी कितना हो जाएगा 22। बट आपको बिल्कुल ऐसे लगाना नहीं है, अगर बहुत ही टफ कोई है तो आप इस कॉन्सेप्ट पे जाइए, आपको ऐसे लगाना नहीं है, आपको सीधा देखना है, ऑप्शन से भी इसको आराम से लगा सकते हैं। दो संख्याएं दी गई, अनुपात 9:11 है और उनमें कुछ भी जोड़ा जा रहा है और अनुपात ये हो जा रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या मतलब कौन सी पूछ रहा है 11। हम देखते हैं कि 11 से कटने वाली कोई संख्या इसमें है, आपको तुरंत दिख जाएगी कि 11 से कटने वाली संख्या क्या है, इसमें 22 है, तो आराम से इसका फर्स्ट ऑप्शन हम यही से लगा सकते हैं, हमें निकालने की जरूरत है नहीं, और मोस्टली सवाल लग जाता है आराम से। अगर बचते भी है तो एक दो में कॉमन होता है, उसको हम रख के भी देख लेते हैं, तब इसको करने की भी जरूरत नहीं होती है। अगर यहाँ 22 ये और कहीं होता, 33 होता, कुछ भी होता, तो भी हम उसको रख के देख लेते और आराम से मान हमारा निकल। लेकिन बेसिक तरीका ये पता आपको होना चाहिए, अगर इससे नहीं लग रहा है तो फिर यही तरीका है इसको लगाने का। चलिए अगला देखता है। 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 20 तक जितनी अभाज्य संख्याएं उनका एवरेज पूछ रहा है, तो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। कितनी संख्याएं बन रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्याएं हैं, तो औसत निकालने में कितने का भाग लगा देंगे, 8, ये हो जाएगा औसत। और किसका औसत निकल रहा है, 1 से लेके 20 तक की बीच की अभाज्य संख्याओं। इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 2, 5, 5, 10, 17, 17, 10, 27, 28, 28 और 10, 38, 38, 3, 41, 41 और 19, 41, 19 हो जाते हैं 70, सॉरी 41, 19, 60, 60 और 70, 70, 77 कितना हो जाएगा, 77/8। तो इसको हम लगा लेते हैं, 8, 8 ने 72 और कितना बचा, 5/8, 9 से ही 5/8 इसका औसत। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक व्यक्ति किसी दूरी का प्रथमार्ध, प्रथमार्ध का मतलब होता है पहला आधा, मतलब कितना, आधा, और कौन वाला आधा, पहला वाला, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की, और द्वितीय यानी दूसरा आधा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रफ्तार से चलता है, उसकी औसत चाल जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, औसत में ये सवाल, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस में ये सवाल बहुत पूछा जाता रहा है पिछली परीक्षाओं में। तो जब, अब ये पूछा कब जाता है, जब आधी दूरी किसी और चाल से चली गई हो और आधी दूरी किसी और चाल से चली गई, या यूं कहें एक व्यक्ति एक चाल से कहीं जाता है और दूसरी चाल से वापस आता है, तो वहां पर उसकी औसत चाल जब पूछी जाती है तो क्या लगता है, देखिए, तो औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, जहाँ एक्स वाई इनके मान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का मान कितना मान लेते हैं 64, और वाई का मान कितना मान लेते हैं 80, डिवाइडेड बाई 64 प्लस 80, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 64 इंटू 80 और 4, 8, 6, 14। ठीक है, काट देते हैं इसको, 8 एक 8, 8 8 64, और ये कितना हो जाएगा 10, और इसी हिसाब से और इसको काट देते हैं, 2 से 9 बार, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 640 और बटे 9, इसको जरा देखते हैं, दशमलव में मान आएगा, 963, 1 10, 9 1 9, और फिर से 9 1 9 9, कितना आ जाएगा 71.1, ये किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो औसत चाल जब भी दी हो, कब, जब एक तरफ से दूसरी चाल से जाए और दूसरी तरफ से दूसरी चाल से आए, तो औसत चाल निकालने के लिए
ऐसे ही हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स वाई जहाँ पर अलग अलग चालों के मान होंगे। अगला देखिए, 5 परिणामों का औसत 46 है एवं पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, पांचवा परिणाम क्या है? 5 परिणाम की बात अगर करें, सॉरी 5 परिणाम की बात करें तो इनका एवरेज जो दिया है, तो एवरेज कितना है 46, पहले 4 का, और जो 4 परिणामों का औसत है वो कितना दिया है 45, पांचवा परिणाम परिणाम पूछ रहे हैं। देखिए 5 यूनिट जो है उनका एवरेज है 46 और उसके पहले 4 का जो एवरेज है वो है 45, तो पांचवा पूछ रहे हैं। हमें अच्छी तरह पता है क्योंकि 4 का 45 है और पांचवे का 46, पांचों मिला के 46 हो रहा है, तो पांचवा कहीं ना कहीं बड़ा तो होगा। कितना बड़ा इनसे होगा? तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं, करने को तो आराम से कर सकते हो, इसमें 5 का गुणा कर दो, इसमें 4 का गुणा कर दो। करने का बेसिक तरीका क्या है कि इसमें 5 का गुणा कर दो और इसमें कितने का गुणा कर दो, 4 का गुणा कर दो, और जो मान आएंगे वही हमारा, उसका डिफरेंस ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे बेसिकली एक्चुअली हमें करना नहीं है, हमें ऐसे करना है नहीं, तो हमें क्या करना है वो देखते हैं। हमें करना है, थोड़ा सा सोच लो, जब परिणाम प्राप्त हो रहे हैं 4 यूनिट तो 45 बन रहा है एवरेज, और अगर 5 हो रहे हैं तो 46 बन रहा है, तो एक बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, एक एक औसत बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? एक औसत। औसत मतलब सभी का, एक औसत अगर बढ़ रहा है और कितने का बढ़ रहा है, 5 का, तो वो पांचों जगह एक एक बढ़ा रहा होगा। भाई 5 का 46 हुआ, 4 का 45 था और अब सबका 46 हो गया, तो यानी सबका एक एक बढ़ा, पांचों का, इनका भी एक एक बढ़ा होगा। तो 4 ये बड़े होंगे, एक ही, यानी 5, एक औसत बढ़ा है तो वो कितने का बड़ा होगा, 5 का बड़ा होगा। तो 5 का बड़ा होगा मतलब जो पिछला है उससे ये संख्या कितनी ज्यादा होगी, 5 ज्यादा होगी, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 50। यानी कि जो पांचवा यूनिट है वो 50 रहा है, बाकी का एवरेज 45 था, और पांचवा जैसे ही 50 इसमें जुड़ा तो उसने सबको एक एक दे दिया, इन चारों को भी एक एक दे दिया और अपने को भी एक एक्स्ट्रा दे दिया, तभी सबका जो एवरेज हो गया जाके वो कितना हो गया, 46। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और ये कॉन्सेप्ट बड़ा फायदा करता है जब हम खिलाड़ियों वाले सवाल लगाते हैं कि एक क्रिकेट टीम में इतने खिलाड़ी हैं, कोच के आ जाने से उनका उनकी आयु का अनुपात बदल जाता है, बैटिंग की पारियों में दिया होता है, ये तापमान वाले सवाल होते हैं, जो सप्ताह में इतने दिनों का तापमान ये है, इतने दिनों का तापमान ये है, तो फलाने दिन का क्या होगा, तो वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा आसान होता है, हमें किसी भी गुणा करने की, बड़ा कैलकुलेशन करने की झंझट नहीं पड़ती है, इसमें आराम से लग जाता है, बस थोड़ा सा विचार करने की बात है। अगला देखते हैं, अगला है 5 संख्याओं का औसत 10 है। फिर से देख लीजिए, 5, अगर हम यूनिट की बात करें तो 5 यूनिट का जो एवरेज है वो कितना है, 10 है। 5 यूनिट का एवरेज कितना दिया है, 10। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, अब वो पूछ रहा है, पिछली बार दिया था, अब वो पूछ रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। तो बताओ पहले क्या होगा, यूनिट कितने हो जाएंगे, 6 यूनिट हो जाएंगे। फिर से समझ लो, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, 5 में एक जोड़ी जाएगी तो यूनिट कितने हो जाएंगे, 6, ताकि उनका और नया औसत कितना हो जाएगा, 12। अब देख लो, 10 था लेकिन 5 का, 12 हो रहा है लेकिन कितने का, 6 का। तो पहले तो ये देखो कि इसने कितना बढ़ाया है। आप कहोगे सर ये 10 था, दो दो बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है तब 12 हो रहा है औसत। ये 2 बढ़ा कितने का होगा, देखो 5 यूनिट का तो यहाँ पर 2 बढ़ा होगा और एक इसने अपना भी बढ़ाया होगा, तो इस तरह से ये पूरे 6 का बढ़ा होगा, कितने का, 6 का। तो इसमें 12 जुड़ा होगा, किसमें, जो पिछला वाला था, यानी 10 जो मान था इसमें कितना जुड़ा होगा, 12। तो उस वाली जो नई संख्या जुड़ी है उसका मान जो रहा होगा वो मान कितना रहा होगा, 22। फिर से थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लीजिए, 5 यूनिट का औसत था 10, 6 यूनिट का औसत हो जा रहा है 12, यानी छठा यूनिट जो है, जो छठा यूनिट है वो बड़ा है, इन संख्याओं से वो बड़ा है, तभी उसने औसत को सीधा सीधा प्रभावित किया और 10 से क्या कर दिया, 12। अब ये बात फिर से समझ लो गौर से, 10 यूनिट था, 12 हुआ, तो कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, और ये 2 औसत बड़ा है, और ये 2 औसत कितने का बड़ा होगा, इन पांचों का भी बड़ा होगा और छठा तो बड़ा ही होगा, तभी तो 6 का 12 हुआ है।
तो 2 बड़ा है 6 का, तो मान कितना बड़ा है? आप कहोगे सर 2 2 करके 6 जगह बड़ा है, तो मान कितना बड़ा है? 12 बढ़ गया। और पहले का मान, ये औसत जो था, तो ये हम मान सकते हैं। तो नई संख्या 10 नहीं जुड़ी होगी, अब नई संख्या 12 बढ़ के जुड़ी होगी, कितनी? 22। और अगर वो भी 10 जुड़ती, यानी नई जो छठा यूनिट था वो भी 10 ही जुड़ता, अगर वो भी 10 ही जुड़ता, तो इन 6 का भी औसत कितना रहता? 10 ही रहता, बदलता नहीं। आई थिंक अब क्लियर हो गया। अब हम वो आपको गुणा करके नहीं बता रहे हैं, बड़ा आसान हो जाता है कि 5 में गुणे 10 कर दिया जाए और 6 में गुणे 12 कर दिया जाए, 6 में गुणे 12 कर दिया जाए, डिफरेंस निकाल के उत्तर आ जाए। लेकिन ये यहाँ तो थोड़ा सरल लग भी सकता है कॉन्सेप्ट, और दूसरे सवालों में थोड़ा कठिन ही फील होगा, ये बेटर है। ठीक है, चलिए। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। कोई भी दो संख्याएं हैं ए बी, इनका गुणनफल कितना है? 45 है। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, और इन्हीं दो संख्याओं का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है? 4 दिया है। उनके वर्गों का योगफल क्या होगा? यानी हमसे पूछ क्या रहा है? वो हमसे पूछ रहा है वर्गों का योगफल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे वो पूछ रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, उनका अंतर दिया है, और उनके वर्गों का योगफल हमसे वो पूछ रहा है। तो देखते हैं, इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप चाहो तो जो सबसे बेटर होगा वो आप इसको जरा अलग अलग करके देखो, और ऐसा इनके अलग अलग फैक्टर करो कि उनका अंतर 4 रहे। अगर हम एक संख्या 9 कर लेते हैं और एक 5 कर लेते हैं, 9 पना 45, पहली कंडीशन पूरी हो रही है, और इसकी जगह 9 रखो, इसकी जगह 5 रखो, तो 4 इसका अंतर भी आएगा, यानी दूसरी कंडीशन भी हमारी फॉलो है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ए और बी के क्रमशः मान क्या होंगे? 9 और 5। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर मान निकालना है 81 और प्लस 25, ये कितना हो जाएगा? 6 और 8 2 106 इसका मान आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप इतना नहीं सोचना चाह रहे हैं, आप सीधा सीधा लगाना चाह रहे हैं, तो ये जो संख्या दी है ए माइनस बी, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही हमसे पूछा जा रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मान कितना है? 45, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 16, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, और माइनस कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ मान क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 90, इधर आ जाएगा 90 और प्लस 60, तो ये भी हो जाएगा 10। ये इसका बेसिक तरीका है, जो फॉर्मूला को एक्सपेंड करके मान निकाला जाता है वो ये है। और डायरेक्ट आप मान रख के पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जब एग्जाम दिया करते थे तो सबसे ज़्यादा सवाल के कॉन्सेप्ट को समझ के जो मैक्सिमम टाइम की बचत होती है वो इस तरह से लगाने में होती है। बाकी बेसिक मेथड तो सभी सवालों का होता ही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए। तो अगर हम भौतिकी की बात करें तो भौतिकी में कितने हो रहे हैं? 70%। अच्छा, और तर्क में उत्तीर्ण हुए, सॉरी 80% किसमें उत्तीर्ण हुए? तर्क में। और अगर हम 80% की बात करें तो तर्क में कितने हो रहे हैं? 80% उत्तीर्ण हो रहे हैं। और 55% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। और जो 55% है वो दोनों विषयों में। 55%, अगर आपको दिख पा रहा हो, 55% है ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो कह रहा है देखो, दोनों में है 55, 80% है तर्क में, और किसमें? भौतिकी में कितने हैं? अब वो हमसे पूछ क्या रहा है? दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे? दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हमसे पूछ रहा है। तो जरा यहाँ पर नजर डालो, अगर 70 भौतिकी में पास हुए हैं, 80 तर्क में पास हुए, तो 55% वो हैं जो भौतिकी में भी पास हुए हैं और तर्क में भी पास हुए हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो तो केवल भौतिकी में कितने पास हुए हैं? जो केवल भौतिकी में है, 70 से आप घटा दीजिए 55 को, तो कितना हो जाएगा?
70 से 55 को घटा दीजिए, यानी 15% जो है वो केवल किसमें पास हुए होंगे, भौतिकी में। और 80 से 55 ये भी निकाल दीजिए, केवल तर्क वाले हम निकालना चाह रहे हैं, तो केवल तर्क वाले क्या हो जाएंगे, 80 से जब हम 55 घटाएंगे तो 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25। 25% होंगे जो केवल तर्क में पास हुए होंगे। तो देखो, केवल भौतिकी में 15, केवल और तर्क में केवल 25, और दोनों में जो पास हुए होंगे वो 55। तो ये अलग अलग ही तो ही विद्यार्थी हो गए, भौतिकी वाले हो गए, तर्क वाले हो गए और दोनों वाले हो गए। इनका जब हम टोटल करेंगे, 5 5 10 5 15, और 5 2 7 1 8 और 1 9, 95%। यानी 95% विद्यार्थी वो हैं जो या तो भौतिकी में पास हुए हैं, या तर्क में पास हुए हैं, या दोनों में पास हुए हैं। तो दोनों में फेल, जो ना भौतिकी में पास होंगे और ना ही तर्क में पास होंगे, दोनों में फेल जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 95, यानी कितने परसेंट, 5%। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5%। ठीक है, क्लियर हुआ। बाकी इसको एक तरीके से और लगाते हैं हम लोग, कि सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं और ये घटा देते हैं। चलिए, आप उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिलहाल इतने लिखिए, आगे बढ़ता है। ये तो x का 30% बराबर 120 है। x का 30%, x का मतलब गुणा 30% मतलब 100 का, बराबर कितना दिया है, 120 दिया है। तो x का मान पूछ रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन। 300 12 और 10 उधर चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 400। x का मान कितना आ जाएगा, 400। अगला है, एक छात्र परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर उसके 2 अंक कट जाते हैं। वह कुल 40 प्रश्नों के उत्तर देता है और 100 अंक प्राप्त करता है। उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर। अगर वह छात्र सही उत्तर देता है तो 4 अंक मिलते हैं, अगर गलत उत्तर देता है तो माइनस मार्किंग हो जाती है और 2 अंक उसके काट लिए जाते हैं। कुल मिला के 40 प्रश्न वो उत्तर देता है और कितने मार्क्स प्राप्त करता है, 100 उसको नंबर प्राप्त होते हैं। तो पूछ रहा है कितने का उसने गलत उत्तर दिया। ये कई सारे तरह से लगाया जा सकता है, एक्स वाई मान के भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसका एक बहुत ही जो अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो इस तरह के और भी क्वेश्चंस में लगता है, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। जो देख लीजिए कैसे लगता है। तो टोटल प्रश्न कितने किए उसने, 40 प्रश्न किए। ये कुल प्रश्न किए, जो कुल प्रश्न किए कितने किए हैं, 40। अब इन 40 प्रश्नों में से किसी में तो उसको 4 अंक पॉजिटिव वाले मिलते हैं और किसी में 2 अंक उसको निगेटिव वाले मिलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको कुल जो मार्क्स उसके आ जाते हैं, कुल जो नंबर आ रहे हैं उसके, वो कितने आ रहे हैं नंबर, 100 अंक वो प्राप्त कर रहा है। ठीक है, देखते हैं उसके कितने गलत क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह का सवाल होता है, अभी हम बताएंगे दूसरा कौन सा होता है। एक होता है कि एक जगह पर अगर 20 जानवर हैं टोटल, उनमें से कुछ कबूतर हैं और कुछ क्या हैं, मुर्गी हैं, कुछ मुर्गी हैं। उनके पैरों की संख्या कुछ भी हो, सपोज करो अगर यहाँ पर दे रहा है 80 है पैरों की संख्या, तो कबूतरों की संख्या क्या होगी या फिर मुर्गियों की संख्या क्या होगी। ये वही कॉन्सेप्ट है। तो हम कबूतरों के पैर हमें पता है कितने होते हैं, सॉरी दोनों के कबूतर, यहाँ पर बकरी कर दीजिए, पैर तो कबूतर के भी 2 ही होते हैं। बकरी, तो बकरी के 4 पैर होते हैं, मुर्गी के कितने होते हैं, 2 पैर। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है और ये बड़े अच्छे से यहाँ पर लग जाता है कि सबको हम क्या मान लेते हैं, या तो बकरी मान लेते हैं या मुर्गी मान लेते हैं और इसके सापेक्ष लगा देते हैं। वो कैसे लगाते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए उसने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो 40 का अगर सही उत्तर देगा तो कितने उसके नंबर आने चाहिए, 4 चक्कू 16, यानी 160 नंबर उसके आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 160। यहाँ पर जो अंतर निकल रहा है वो कितने नंबर का निकल रहा है, 60 का। ये क्या है, अंतर आ रहा है, 60 का अंतर आ रहा है। अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने गलत भी तो किए होंगे, तभी तो हमने तो पूरे सही मान लिए, तभी 160 नंबर आए। जबकि नंबर उसके कितने आए थे, वास्तव में कितने आए थे, 100। तो 60 नंबर का अंतर आ रही है। अंतर किस वजह से आ रहा है, इसमें सही और गलत के क्वेश्चंस के अंतर की वजह से। और सही और गलत का अंतर कितना है, 4 में -2 करेंगे, माइनस ऑलरेडी से है, तो अंतर कितने का है, 6। 4 प्लस होना और 2 माइनस होना, तो वास्तविक अंतर कितना हो जाता है। किसी जगह से अगर 4 आप प्लस में जाओ और 2 माइनस में जाओ, तो इनके बीच वास्तविक अंतर जो होता है वो कितने का हो जाता है, 6 का अंतर हो जाता है। ठीक है,
चलिए, तो 6 का यहाँ पर हम भाग लगा देंगे। ये 6 कौन से हैं, वही कम वाले, तो इसका मान कितना आ जाएगा 10। और एक बड़ी अच्छी बात होती है, ये थोड़ा सा आप ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो, कि जो हमें यहाँ पर पूछा जाता है, हम जैसे इसमें ये भी तो मान सकते थे कि 40 को 40 गलत मान सकते थे, लेकिन कोशिश करते हैं जो यहाँ पर पूछा जाता है उसको हम नहीं मानते, जो नहीं पूछा जाता है सबको उस वही मान लेते हैं। तो यहाँ गलत पूछ रहा था तो हमने सबको सही मान लिया, इसीलिए 160 नंबर आए। तो अब ये जो आया है उत्तर, ये कौन सा आया है, ये गलत वाला आया है। मतलब 10 क्वेश्चन उसने कैसे किए हैं, गलत सॉल्व किए। और जो 30 क्वेश्चन है 40 में, वो कैसे सॉल्व किए हैं, सही सॉल्व किए। तब उसका जाके पूरे नंबर कितने बने हैं, 100 मार्क्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक किताब का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, एक दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य रुपए में बताएं। एक किताब का अंकित मूल्य कितना है, तो हम कह सकते हैं एमआरपी दी गई है, एमआरपी, और वो भी कितनी दी गई है, 1600 रुपये। 1600 रुपये दी गई एमआरपी। अच्छा, अब दुकानदार क्या करता है, 10% छूट पर देता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेना, ये एमआरपी लिखी लिखी रहने दीजिए, एक नया कॉन्सेप्ट है जो बहुत काम आता है। एमआरपी लिख दो, और यहाँ पर क्या, विक्रय, विक्रय यानी कि एसपी लिख दो, सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर लिख दीजिए आप क्रय यानी कि कॉस्ट प्राइस, और ये तो एमआरपी यानी अंकित मूल्य है। क्या है, अंकित मूल्य। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के प्रश्न टकराते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे आसान होता है। हमने कई बार चीजों को अलग अलग तरीके से करके देखा है, लेकिन इससे बेस्ट मेथड इसमें है नहीं। ठीक है, तो क्या है इसमें, दे रहा है एक दुकानदार 10% की छूट दे, तो पहले छूट समझ लो। 10% की छूट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देख लो। 10% की छूट का मतलब होता है कि 10/100। भाई प्रतिशत को ऐसे कर सकते हैं, यानी कि कितना, 1/10 छूट। कितनी छूट हो गई, 1/10 छूट। इस बात का भी क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि 10 उसका मूल्य था, 10 उसका क्या था, 10 उसका मूल्य था, जिसमें से उसको 1 रुपए की क्या मिल रही है, छूट। तो वो बिक्री कितने में हो रहा होगा, बिक्री हो रहा होगा 10 से 1 गया यानी 9 में। फिर ये बात बहुत आपको आगे तक फायदा करेगी, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और भिन्न के भी अंश हर को समझना कि क्या वो होते हैं। तो क्या होते हैं, 10% की छूट है का मतलब क्या हुआ, 10/100। 10/100 का मतलब क्या हुआ, 1/10। 1/10 में एक क्या है और 10 क्या है, तो एक यहाँ पर है मूल्य, जो कुल उसका जो एमआरपी थी वो ये है, और उस पर छूट मिल कितने की रही है, 1 रुपए की। 10 रुपए पे 1 रुपए की अगर छूट मिल रही है, तो वो कितने का बिक रहा होगा, 9 रुपए का बिक रहा होगा। ठीक है, यही चीज वहां पर हमें लगानी है, तो देखते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखो क्या हो जाएगा। हाँ, अब देखिए, 10% की छूट, तो अगर अंकित मूल्य 10 रुपए था, तो 1 रुपए छूट के बाद सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 9। अब ये बात समझ में आई होगी, 10% छूट का मतलब 10 रुपए था तो 9 रुपए हो जाएगा, चाहे 100 का 90 करके मान लीजिए, चाहे जैसे मान लीजिए। ठीक, अब ये तो हो गया छूट के बाद। अब कह रहा है छूट देने के बाद भी उसे क्या हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ किस पे देखते हैं, एमआरपी पे तो लाभ देख नहीं सकते, हम पहले भी एक क्वेश्चन में बता चुके हैं। लाभ हमेशा किस पे देखा जाता है, क्रय मूल्य पे। और लाभ हो कितने का रहा है, देखो, अगर छूट थी 10% की, तो लाभ, लाभ कितने का हो रहा है उसको, 20% का लाभ। और 20% का मतलब फिर से 20×5 100, 100 का आप भाग लगाओगे, प्रतिशत हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1/, और ये 1/10 हम आपको समझा ही चुके हैं पहले ही। तो देखो अब क्या मतलब हुआ, 5 रुपए की खरीदी थी, 1 रुपए का लाभ हुआ है, और कितने की बिकी है, 6 की। तो 5 रुपए की खरीदी थी, सीपी, 5 रुपए की खरीदी थी, 1 रुपए का लाभ हुआ है, 20% लाभ हो रहा है ना, और कितने की बिकेगी आगे, 6 पे। इनका हम इंटर रिलेशन देखते, इनका इंटर रिलेशन देखते और आराम से हमारे मान निकल आते। तो इसमें भी कितने का गुणा कर दो, 2 का, और इसमें कितने का गुणा कर दो, 3 का। और 2 का गुणा पूरे में करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये एक प्रतिशत के रूप में होते हैं। और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 5 में भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मान कितना आ जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं जरा सा, कलर ब्लैक कर लें। इसका मान कितना हो जाएगा, 9×2 18 हो जाएगा,
और इसका मान कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा, 10 दूना 20, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, और इसमें भी 3 का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। इससे फायदा क्या हुआ वो देखिए, 15 रुपए में खरीदी, 18 रुपए में बेची, 20 रुपए एमआरपी था, 18 रुपए में बेची। तो हमें एक चीज दिख रही होगी कि हमने इनका क्या बराबर कर लिया है, सेलिंग प्राइस बराबर कर लिया है। सेलिंग प्राइस बराबर है तो क्रय का विक्रय के साथ संबंध जुड़ गया और विक्रय का अंकित के साथ, यानी इन तीनों का आपस में संबंध जुड़ गया। अब आपको जो दिया हो उसको उसके बराबर कर दीजिए। हमें एमआरपी दी थी 1600 रुपये, तो हम कितने के बराबर करेंगे, 20 बराबर 1600, एक बराबर कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, और ये आ जाएगा 80। और हमसे पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य, तो 15 बराबर, 15 बराबर क्या हो जाएगा, 80 में गुणे 15, 15 8 120। उसका जो वास्तविक क्रय मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 7% बढ़ाने और चौड़ाई 3% घटाने का निर्णय किया। ठीक है, लंबाई को 7% बढ़ा रहा है, लंबाई को 7% बढ़ा रहा है और चौड़ाई को 3% घटा रहा है, कोई एक स्टेशन मास्टर होगा। तो बोर्ड के क्षेत्रफल पे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि लंबाई को बढ़ाना, चौड़ाई को कम करना, इस तरह की एक बीमा को बढ़ाया जाता है, दूसरी बीमा को घटाया जाता है, या दोनों को बढ़ाया जाता है, दोनों को घटाया जाता है, तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को पूछा जाता है। ऐसा सवाल क्रय विक्रय में भी होता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु के मूल्य को बढ़ा देता है, तो उसकी मूल्य को घटा देता है तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है, तो उसके आय पर क्या फर्क पड़ेगा, ये उसी टाइप वाला सवाल है। दो चीजें आपस में इंटर रिलेटेड होती है, या तीन चीजों में भी ऐसा देखा जा सकता है। ठीक है, तो जब वो आयतन वाले क्वेश्चन होता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन, देखो बड़ी बेसिक सी बात है, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप उसको देख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सापेक्ष वृद्धि या कमी जो आती है, तो क्या आती है, m प्लस n प्लस एम एन अपॉन 100, ये आता है m प्लस एन प्लस एम एन अपॉन 100। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, पहली वृद्धि या कमी प्लस माइनस दूसरी वृद्धि या कमी, और प्लस माइनस दोनों का गुणन और बटे 100। तो अगर हम एक को m मान लें, जो लंबाई में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 7%, इसको अगर हम m मान लेते हैं, और चौड़ाई में जो कमी हुई है वो ये 3% की, इसको अगर हम n मान लेते हैं, तो हमारा एक किस तरह से लग जाएगा, 7 प्लस करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो भी माइनस ही हो जाएगा, ये आपको पता ही होगा, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस का, लेकिन माइनस के कितने, 721.21, तो कितना आ जाएगा, 3.79% की, और क्या होगी, वृद्धि 3.79% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, तक आप टेस्ट कर लीजिए, लेकिन रिकॉर्डेड है तो आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं। वेलकम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। दो संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वो दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर कहा जा रहा है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनमें उनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ हमेशा एक रहता है, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं होगा, बस एक कॉमन होता है, तो वही एचसीएफ होता है। ठीक है, तो एक हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत भिन्न है। देखिए, भिन्न एक शांत होती है, अगर शांत होती है, शांत, ठीक, शांत भिन्न क्या होती है, जब कोई भिन्न कटने के बाद, कटने के बाद आगे का मान उसका नहीं जाता है, इनफाइनाइट तक नहीं जाता है, तो भिन्न कैसे कहलाती है, शांत। वहीं पर अशांत भिन्न होती है, जो भिन्न
कंटिन्यूसली चलती चली जाती है और वो उस खत्म नहीं होती। जैसे कि 1/3 का अगर हम भाग लगाते हैं तो 0.3, फिर 0.10 बढ़ जाएगा, 3 इस तरह से ऐसे चलता चला जाएगा। तो इस तरह की भिन्न को क्या कहते हैं? अशांत भिन्न कहते हैं। यहाँ पर हमारी 5/8 अशांत कौन सी पूछ रहा था? तो शांत, ये शांत है और बाकी ये तीनों अशांत भिन्न है। जब इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5/8, 0 दशमलव कितना आ जाएगा? 48, 2 20, 8 दूनी 16, 4 40, 8.4, 0.625 इसका मान आएगा। इसके आगे ये खत्म हो गई क्योंकि पूरा कट गया मान। इन किसी में भी पूरा नहीं कटेगा और भिन्न आगे बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए ये सब कैसी है? अशांत है और ये भिन्न कैसी है? शांत। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जो 7 से विभाज्य है? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 3 अंक शुरू कहाँ से होते हैं। हम सभी जानते हैं कि 3 अंक की संख्याएं जो शुरू होती हैं वो 100 से लेके और कहाँ तक चली जाती हैं? 999 तक चली जाती है। ये सभी अंक इसके बीच में जो होते हैं वो सब कैसे होते हैं? 3 अंकीय होते हैं। ठीक, अब उसमें से हमें कौन से पता करने हैं जो 7 से विभाज्य हो? तो पहले तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? बड़े आराम से कर सकते हैं कि 999 तक, इसका एक तरीका है, 999 तक जितना भी संख्याएं हैं उन सभी में अगर हम 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी संख्याएं बनती हैं जाके? 7 × 1 = 7 और 2 29, 7 × 4 = 28, 1 19, 7 दूनी 14 और कितने बचे? 14 19 यानी 5 5, तो उसको छोड़ देते हैं तो कितनी आई? 142। केवल पूर्ण मान लेते हैं इसमें। तो 142 संख्याएं ऐसी हैं कहाँ तक? 999 तक, जो किससे कटेंगी? जो 7 से कटेंगी। ठीक है, अब वो कह रहा था केवल 3 अंक की होनी चाहिए, यानी अगर इसमें से जो ये निकला है इसमें से हम क्या घटा दें? 99 तक की संख्याएं अगर हम घटा दें, 99 तक जो 7 से कटने वाली है अगर वो हम हटा दें तो हमारी केवल वो निकलेंगी जो कहां से कहां तक होंगी? 100 से 999 तक होगी। फिर से बात को समझिए, हमसे पूछा गया था केवल 3 अंक की हो जो 7 से कटे। तो 3 अंक की संख्याएं 100 से शुरू होकर 999 तक जाती हैं। हमने क्या किया? 999 तक पूरी निकालनी। कितनी कटती हैं? 142 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से कटती है 999 तक। इसमें से वो भी शामिल हैं जो 1 से लेके कहां तक हैं? 99 तक 7 से कटती हैं। उन्हीं को बस घटा देते हैं। तो वो कौन सी होंगी? 99/7। जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा मान इसका? 7 × 7 = 2 29, 7 × 4 = 28। 14 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से कटेंगी कहां तक? 99 तक। तो जो जो इसके बीच की होंगी वो क्या निकलेंगी? 142 - 14 कितनी आ जाएगी? 8 और ये सॉरी 142 - 14 ये आ जाएगा 821, 128। तो 128 संख्याएं ऐसी होंगी जो किससे कटेंगी? 7 से कटेंगी। अगला देखिए, अगला है 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़। तो यहाँ पर 3 तरह के पेड़ हैं, आम, सेब और संतरा, और इनकी संख्या क्या है? 24, इधर है 56 और इधर है 72। ठीक, पेड़ों की पंक्तियां हैं, इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हो। पहले तो ये नोट करने वाली बात है कि प्रत्येक पंक्ति में जो पेड़ हो वो केवल कैसे हो? एक प्रकार के हो। यानी अगर आम की पंक्ति बनेगी तो केवल आम ही के पेड़ उसमें लगेंगे, सेब के नहीं लगेंगे। पहली बार समान संख्या में हो, पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए और कम से कम पंक्तियां बने जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाया जाए। बात मोटी मोटी ये समझ लीजिए कि एक बगीचा हमें बनाना है जिसमें आम, सेब और संतरा के पेड़ हमें लगाने हैं। संतरा के 72 हैं, सेब के 56 है और आम के 24 पेड़ हैं। पंक्तियां बनेंगी इसमें, एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ आ जाए ज्यादा से ज्यादा। और कंडीशन ये भी है कि एक तरह के पेड़ जहां पर लगे हों वहां पर दूसरी तरह का पेड़ नहीं लगा होना चाहिए। इस कंडीशन में हम हमेशा, आपको पता होगा आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, हमेशा क्या निकालते हैं? HCF। और HCF इनका कितना आएगा?
HCF आएगा 8। ठीक है, कितना आ जाएगा 8, 8 HCF आएगा। और फिर हम देखते हैं कि इसकी कितनी पंक्तियां बनेगी। तो अगर 8 प्रत्येक पंक्ति में पेड़ लगेंगे, प्रत्येक पंक्ति में पेड़, तो प्रत्येक पंक्ति में अगर 8 पेड़ लगते हैं तो यहां पर प्रत्येक पंक्ति में अगर 8 पेड़ लगते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, कितनी पंक्तियां बनेगी, 3, 8 तियां 24। यहाँ पर कितनी बन जाएंगी, 8 सत्ते 56। और यहाँ पर कितनी बन जाएंगी, 8 ने 72। तो 3 पंक्तियां बनेगी आम की, 7 बनेगी सेब की और 9 बनेगी संतरे की। तो कुल मिला के कितनी पंक्तियां हो गई हैं, 7 3 10 9 19, यानी 19 पंक्तियां कुल मिला के बनेगी जाके। और कंडीशन सभी फॉलो हो रही हैं, 3 पंक्तियां केवल आम की होंगी, 7 पंक्तियां केवल सेब की होंगी। और ये भी फॉलो हो रही है कि सभी में कितने कितने पेड़ होंगे, 8 8 पेड़ होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे हमें क्या निकालना होता है, मासा निकालना होता है। ठीक है, तो आ जाएगा 19। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उसे उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बात हो रही समचतुर्भुज की, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की माप कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, और इसका एक विकर्ण की माप और दे रहे हैं कितनी, 24 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज पहले बना ही लेते हैं। समचतुर्भुज बन गया, इसमें क्या कह रहे हैं, एक भुजा की माप, तो कोई भी भुजा ले ले सकते हैं 13। अच्छा, इसमें एक चीज और रहती है, भुजाएं इसकी चारों कैसी रहती हैं, आपस में बराबर रहती हैं। विकर्ण, विकर्ण कुछ इस तरह से इसके जाते हैं, आपस में कैसे काटते हैं, 90 डिग्री पे विकर्ण काटते हैं इसके। ठीक, एक विकर्ण की माप 24 है, तो मान लीजिए यही विकर्ण AC 24 है इसका, तो AC में ये जो मान हो जाएगा इतना, ये कितना हो जाएगा, 12, 12 इधर हो जाएगी, टोटल 24 हो जाएगी। अब एक ट्रिपलेट आपको पता होगी पाइथागोरस प्रमेय की, कि जब कर्ण 13 हो और आधार और लंब में एक संख्या 12 हो, तो एक उसका क्या होता है, एक संख्या 5 होती है। हाँ, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाला हुआ है, आप चाहो तो निकाल सकते हो। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो उससे ये 5 आ जाएगी। जब ये मान 5 आएगा तो ये मान भी कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो इसके जो विकर्ण आएंगे, यानी कि जो विकर्ण होंगे वो कितने कितने हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 24 जो दिए ही था 24 सेंटीमीटर, और दूसरा कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए, और ये अच्छा है, इसका क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए किसका, सम चतुर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 24, 24 इंटू 10, 12, कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब समचतुर्भुज होता है तो हमें इस तरह का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, और उनकी भुजाएं और या विकर्ण इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 47 और ए बी सी का मान 15 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान दिया है a प्लस बी प्लस सी का, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का, और ए बी सी का मान दिया है। हमसे पूछ किसका रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान पूछ। ठीक है, चलिए। ओके, तो देखते हैं। थोड़ा सा पहले ऊपर वाले देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है, वो हम बाद में बताएंगे इसको हम क्यों लिख रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी जरूरत पड़ेगी, उसके पहले लिख लेते हैं इसको। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है कितना है, 14 है।
तो 14 का यहाँ पर कितना हो जाएगा वर्ग, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैसे ही लिखा रहेगा 2 इंटू, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दिया हुआ है 47। तो यहाँ से हमें एक मान प्राप्त होगा किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, वो कितना प्राप्त होगा 196 माइनस 47, 94 हो जाएगा इसका, 47 गुना 94, ठीक है। तो कितना हो गया इसका जाके 102, ये किसका मान हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हो गया 102। अब देख लेते हैं चाहिए किसका मान, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये रहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे उनकी वैल्यू जो हमें पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो हमें निकालना ही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो हमें निकालना ही माइनस 3, ए बी सी का मान कितना है 15, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे बराबर, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है कितना 14, तो यहाँ 14 लिख देंगे, गुणे में कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ये चीज या तो हम पहले इसको पहले लिख लेते, इसको पहले लगाते तो हमें इसकी जरूरत पड़ती, इसलिए इसको हमने पहले ही निकाल लिया था। आप चाहो तो पहले इधर से स्टार्ट करो, फिर आपको ये निकालना पड़ेगा, बात एक ही, लेकिन ये टाइप यही है सवाल का जो कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। आप चाहो तो आप इसको इस तरफ से सॉल्व कर लो पहले या इस तरफ से, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पता है कितना है 102, हम आराम से यहाँ पर लगा देंगे 102, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी जो तीनों पॉजिटिव है उनका मान कितना दिया गया 47, ठीक है। देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, इसको उधर ही ले चलते हैं, इज इक्वल टू लगाओ सीधा, आगे बढ़ते हैं 14, 102 से 47 जाएगा तो कितना बचेगा 55, और ये जो यहाँ से माइनस वाला गया था ये जो यहाँ से गया था ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, तो टोटल वैल्यू क्या आएगी इसकी 14 इंटू 55 प्लस 45, 70 70 70 प्लस 45, तो मान आ जाएगा 5 4 11 7 1 815, 815 इसकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देखिए ये सवाल ऐसे ही रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई नया कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है नहीं, इसको सॉल्व भी ऐसे ही किया जाता है। हम सबसे पहले ये जो वैल्यूज दी होती है इसमें अगर यहीं से शुरू करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला जब रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास सभी मान हैं, ए प्लस बी प्लस सी का मान आपके पास है, आपके पास ए बी सी का मान है, ये तो आपको निकालना ही है, और आपके पास ये भी मान है। आपके पास जो नहीं होगा मान वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपके पास नहीं होगा, जो आपको मिलेगा कहाँ से, ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले से। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, आप सभी वैल्यूज को रखेंगे 102 आ जाएगा, वो मान आप यहाँ पर लगा देंगे और इस तरह से हमारा पूरा मान निकल आएगा किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 342 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 57 सेकंड का समय लेती है। देखिए एक पुल है और पुल को जब ट्रेन पार करती है तो कितने सेकंड का समय लेती है, 57 सेकंड का वो समय लेती है। यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करे और वही ट्रेन केवल एक बोर्ड को पार करे, साइन बोर्ड आप समझते हो ना, बिल्कुल जरा सा एक खंबा मान लो, एक पेड़ मान लो, एक आदमी मान लो, बस उतना सा, जब साइन बोर्ड को पार करती है तो वो समय कितना लेती है, 19 सेकंड का समय लेती है, ठीक है, 19 सेकंड का समय लेती है। कह रहे हैं ट्रेन की लंबाई बताओ, और हमसे पूछ क्या रहे हैं, ट्रेन की लंबाई।
देखो वैसे इसको लगाने पे जाएंगे तो ये और लेंदी सवाल हो जाएगा अगर हम फॉर्मूले से चलेंगे। इसके लिए सबसे शॉर्ट तरीका है, आप आराम से इसमें थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको वैल्यूज कुछ पता चलेंगी। कैसे, देखो जब उसने पुल को पार किया होगा, हम सभी जानते हैं जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई भर चलती है और साथ में अपनी लंबाई भर चलती है, तभी वो पुल को पार कर पाती है। तो यहाँ पर वो दो दूरी चलती है, एक पुल की लंबाई को और एक ट्रेन खुद की लंबाई को। तो तब जाके उसको कितने लगते हैं, 57 सेकेंड। और जब बोर्ड को पार किया तब ट्रेन ने कहीं ना कहीं केवल और केवल अपनी लंबाई भर दूरी तय की होगी, क्योंकि बोर्ड की कोई अपनी दूरी या अपनी लंबाई नहीं होती है। तो हमने बताया भी वो एक पोल के तरह से आप मान लीजिए। तो ट्रेन ने खुद की दूरी भर तय की होगी, तब उसको लगे 19 सेकेंड। तो यहाँ से हम देखेंगे, अगर इस डिफरेंस को हम निकालें, अगर इस डिफरेंस को हम निकालें तो ये डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, निकालो आप, तो आ जाएगा 8 और 3, कितना आ रहा है, 38 सेकेंड का। 38 सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है। इस 38 सेकेंड में, इस 38 सेकेंड में, अच्छा एक चीज हम लिखना भूल गए थे। 342 342 मीटर लंबा पुल की लंबाई दी है, कितनी है, 342, ये मीटर में दी है पुल की लंबाई। अब यहाँ पर देखिए, जो 38 सेकेंड आया है, इस 38 सेकेंड में ट्रेन क्या चली होगी, 342 मीटर की दूरी चली होगी वो, 342 मीटर की। और इसमें जो 19 सेकेंड है उसमें क्या चली होगी, ट्रेन खुद की लंबाई भर की दूरी चली होगी। तो हमें चाहिए ट्रेन की लंबाई। तो जब, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब 38 सेकेंड में जाती है कितनी, 342, 342 मीटर, तो 19 सेकेंड में जाएगी, कितनी जाएगी 19 सेकेंड में, आप 342/38 और गुणे 19, 171 मीटर, तब वो जाएगी 171 मीटर। आप इस बात को समझ लीजिए, था क्या, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। था क्या, पुल और ट्रेन जब दोनों पार करती, मतलब पुल को पार करती है, तो वो जो दूरी चलती है, एक्चुअली ये क्या है, ये दूरी है। जब वो दूरी चलती है किसकी किसकी, पुल की और ट्रेन खुद की, तब वो लगाती है 57 सेकेंड। लेकिन जब वो केवल अपनी दूरी के बराबर चलती है तो मात्र लगाती है 19 सेकेंड। तो हम यहाँ डिफरेंस देखेंगे कितने सेकेंड का हो रहा, 38 सेकेंड का। इस 38 सेकेंड में वो क्या चलती होगी, तो खुद की लंबाई तो चलती नहीं होगी, क्योंकि 57 से हमने 19 तो हटा दिया है। तो इस 38 सेकेंड में वो कहीं ना कहीं ये चलती होगी 342 मीटर, जो पुल की लंबाई है। तो बस वही बन गया, जब 38 सेकेंड में चलती है 342 मीटर, तो 19 सेकेंड में, अच्छा 19 सेकेंड का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 19 सेकेंड में ट्रेन अपनी लंबाई भर चलती है और हमें ट्रेन की लंबाई चाहिए। तो 19 सेकेंड में कितनी चलेगी, उसका आधा है, तो दूरी भी आधी हो जाएगी, 171 मीटर। ठीक है, चलिए अगला देखता हूँ। क्वेश्चन है, एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं, जिनमें से पहली 4 का औसत, तो 4 चूड़ियों का औसत जो दिया है, 4 चूड़ियों का औसत भार का एवरेज, और वो भी एवरेज क्या, भार कितना दिया है, औसत भार 60 ग्राम, 60 दिया है, औसत भार 60 ग्राम दिया है। और सॉरी सॉरी, 4 का 60 नहीं है, 4 का 59 है, 4 का कितना दिया है, 59, 4 का दिया है 59। और 6 चूड़ियों का जो औसत भार दिया है वो कितना दिया है, 60। अब वो कह रहा है सभी चूड़ियों का कुल औसत भार ज्ञात। क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या दिया था, 4 चूड़ियों का औसत भार है 59 ग्राम, और 6 चूड़ियों का औसत भार है 60 ग्राम, 60 ग्राम। तो 10 चूड़ियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। एक तो तरीका है, आप 4 का गुणा 59 में करिए तो 4 का कुल भार निकलेगा, और 6 का गुणा 60 में करिए तो 6 का कुल भाग निकलेगा। उनको जोड़ करके और आप किसका भाग लगा दीजिए, 10 का। तो इसमें आप 4 का गुणा करो और इसमें कितने का गुणा करो, 6। तो ये मान कितने आ जाएंगे, न चौक 36, 6 5 चौक 20 और 3 23, और ये कितना आ जाएगा, 300। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 596।
और इसमें हम कितने का भाग लगा देंगे, 10 का, क्योंकि हमें 10 चूड़ियों का एवरेज चाहिए, 10 का एवरेज चाहिए, तो 10 का भाग लगा दीजिए, तो मान आ जाएगा 59.6 ग्राम। एक तो ये तरीका है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा सवाल है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 4 चूड़ियों का 59 था, तो आप 59 मान लो, 59 था, जो सोच के लगाने वाले सवाल हैं जिसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ना पड़ता। 4 का 59 था तो 59 मान लीजिए, और आगे 6 का कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, तो कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। 6 में कितना बड़ा है, अगर हम 6 की बात करेंगे तो 6 में कितना बड़ा है, 6 में हुआ है 60, तो 6 का बड़ा है 60, यानी एक एक सबका बड़ा हो। अगर वास्तविक भार की बात करें, एवरेज बड़ा है, तो एवरेज में 6 चूड़ियों का 1-1 ग्राम बड़ा होगा, तभी तो 59 से 60 हुआ है, तो कितना मान बड़ा होगा, 6 बड़ा होगा। अब इस क्योंकि कुल भार चाहिए, तो अब इस 6 को सिर्फ यहाँ नहीं रखेंगे, 10 में जोड़ेंगे, तो बटे 10, तो कितना आ जाएगा, 59 ग्राम। ठीक है, इस तरह से ये लग जाएगा। ये भी एक तरीका है, बहुत आसान होता है, इसलिए गुणा वगैरह नहीं करना पड़ता है इसमें। आगे देखते हैं, आगे है ये दिए 4x माइनस 3y इक्वल टू 9 और x बराबर 6 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x का मान हम यहाँ पर लगा देंगे, y का मान हमें मिल जाएगा, कितना है, 6, तो 4 इंटू 6 माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 9, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 24, ये माइनस दोनों तरफ है तो उसको इधर इस दोनों कट जाएंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 24 से 9 हो गए 15, और 3 का भाग लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, तो y का मान कितना आ जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज एबीसी में समकोण बी पर है, एक त्रिभुज एबीसी बना लीजिए, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें समकोण वो बता रहा है किस पर है, बी पर है, समकोण मतलब 90 डिग्री बी पर है, बीसी 15 सेंटीमीटर दी है, इसका मान कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है, और ए बी का मान 8 सेंटीमीटर दिया है, ए बी का 8 सेंटीमीटर दिया है, ए बी सेंटीमीटर में है। यदि त्रिभुज एबीसी का अंतावृत्त, इसके अंतर्गत एक अंतावृत्त बनाया जा रहा है, त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक अंतावृत्त बनाया गया, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और इस वृत्त की हमें क्या पता करनी है, रेडियस हमें पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम ये तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, और निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, आपको पता होगा ये ट्रिपलेट होती है 8, 15 और 17, मतलब 8 के साथ 15 लंब या आधार होगा तो 17 उसका कर्ण आएगा। आप लगा के देख लेना, यहाँ समय वेस्ट नहीं करते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये त्रिज्या के लिए क्या होता है, तो अंतावृत्त की त्रिज्या, अंतावृत्त की त्रिज्या बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप हो जाएगा, अर्ध परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम s से डिनोट करते हैं, तो जोड़ लीजिए, 32 8 40, 40 बटे 2, कितना मान आ जाएगा 20, ये 20 सेंटीमीटर क्या आया है, अर्ध परिमाप आ गया। इधर क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई मतलब आधार गुणे लंब, तो 1/2, आधार कितना है इसका, आधार 15 है और ऊंचाई कितनी है 8 है, तो 15 चौकू 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अंतावृत्त की त्रिज्या के लिए क्या फार्मूला था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, तो इधर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया t, और अर्ध परिमाप क्या आया इसका 20, यहाँ पर त्रिज्या जो r आएगी अंतावृत्त की वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन, 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अगर आपने पढ़ा भी होगा इसको, जब आपने संख्या पद्धति पढ़ी होगी, तो परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्या होता है,
वो सभी संख्याएं जिन्हें आप p अपॉन क्यू के रूप में डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां पर q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो एग्जाम्पल में भी आप देखते होंगे, एक परिमेय संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या है, ठीक है, और 22/7 परिमेय संख्या है। ये सभी कैसी हैं? परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या था, कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या है? देखिए, आप अगर 4 का घनमूल लेने जाएंगे तो आपको घनमूल प्राप्त नहीं होगा। आप 2 का घनमूल लेने जाएंगे आपको घनमूल नहीं मिलेगा, और आप 12 का भी लेने जाएंगे तो भी आपको पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। लेकिन 8 का घनमूल आपको पता है अच्छी तरह से कितना होता है? 2, और 2 अपने आप में क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, किसी सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री का है। देखिए, ये बहुभुज वाला क्वेश्चन है, जिसमें कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बाहा उसकी सभी बाहुकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल, प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक बाहुकोण, बहुत सारे सवाल रहते हैं इससे संबंधित। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल दिया है, किसी सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण, एक अष्टभुज होगा उसका प्रत्येक अंतःकोण दिया, कितना दिया अंतःकोण? अंतःकोण का मान दिया है 135 डिग्री। आप पूछ रहे हैं उस अष्टभुज के बहिष्कोण का मान क्या होगा। देखिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए अष्टभुज ना ही बनाए, कुछ भी बनाए, सपोज करो आप एक चतुर्भुज बना लेते हो, तो आप देखोगे कि ये अगर आपका 90 डिग्री है तो इसका जो बहिकोण होगा वो भी कितना होगा? 90। यानी अंतःकोण और बहिकोण का जो योगफल होता है वो कितना होता है? 180 अंश। तो 180 अंश होने पर जब अंतःकोण 135 है तो बाह्यकोण कितना हो जाएगा? बाह्यकोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस 135, इसका मान आ जाएगा, और 4 कितने डिग्री आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्पीड दी है, स्पीड कितनी है उसकी? 180 किलोमीटर पर आवर दी है। इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, और ये किस में दी है? किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? 5/18 का गुणा कर देते हैं, और यही किस में बदल जाती है? मीटर पर सेकेंड में बदल जाती है। जब हम मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो हम कितने का गुणा करते हैं? 18/5 का, और ये बन जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो हम 5/18 का गुणा करेंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 50 मीटर प्रति सेकेंड, 50 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये दो बातें हैं, सबको पता होती है टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते समय। अगला क्वेश्चन है, यदि p इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, क्यू इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 हो तो p अपॉन क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, p अपॉन क्यू बराबर, p का मान कितना है? 2 प्लस रूट 3, और q का मान कितना है? 2 माइनस रूट 3। उसकी कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा गुणे में, और चिन्ह बदल जाता है, आपको पता होगा। 2 माइनस रूट 3 की जगह हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3। जब इसका गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर तो ये बन गया a प्लस बी, a प्लस बी, यानी हम कह सकते हैं कि 2 प्लस रूट 3 का ये क्या बन गया? होल स्क्वायर, बटे ये देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में, और ए माइनस बी दूसरे कोष्टक में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाले को आप ओपन कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, हम डायरेक्ट इसको स्क्वायर करके चल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 2 बार रूट का रूट गुणा होगा तो रूट हट जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ठीक है ना, 2ab। ठीक है, और बटे में क्या चल रहा था?
4 और माइनस फिर से 3 का वर्ग होगा तो क्या √3 का वर्ग होगा तो 3 ही हो जाएगा। अब इसका देखिए जरा मान क्या आ रहा है, तो 4 3 7, 7 प्लस ये कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 4√3, 4√3 और बटे में कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4, 1 बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 7 + 4√3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 7 + 4√3, डी ऑप्शन। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होता है और ये आराम से लग जाता है। बस नीचे वाले का जब भी ऐसी संख्या दी हो, जब भी ऐसी संख्या दी हो तो हम नीचे वाले का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। और कैसे करते हैं, चिन्ह बदल कर करते हैं। और चिन्ह बदल कर करते हैं, थोड़ा सा ये जो नीचे वाला होता है ये तो खत्म ही हो जाता है मोस्टली सवालों में। ये कैसा हो जाता है, खत्म हो जाता है, यहाँ कुछ भी रूट वूट नहीं बचता है। बस ऊपर वाले में हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना रहता है और मान हमारा मिल जाता है। ठीक है, आगे देखता है। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 5:8:10:13 है। इन कोणों में से सबसे छोटे कोण का मान है। देखिए हमें अच्छी तरह से पता है कि चतुर्भुज, अगर हम चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, कोई भी चतुर्भुज है उसके सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। अब इस मान को हम 360 के बराबर कर सकते हैं। तो क्या है, इसको जरा योग देखिए क्या बन रहा है जाके, 8 5 13, 13 10 23, 23 और 13, 23 13 36, तो इसका मान कितना हो गया 36। तो 36 मान हो गया। आप चाहो तो एक्स लगा सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गया, तो आप एक्स लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36x हो जाएगा। तो 36x बराबर 360, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 10। तो क्रमशः ये कोण हो जाएंगे 50, 80, 100 और 130। तो पूछा क्या जा रहा है, सबसे छोटे कोण का मान याद करो। सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, छोटा सा सवाल था। जैसे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, तो चतुर्भुज के 360 होता है। अगला देखिए, अगला है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर 20 ए बी बराबर ए सी बराबर 26 सेंटीमीटर है। मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और उसमें दो भुजाएं कौन सी बराबर है, ए बी और ए सी, वो कितनी है 26-26 सेंटीमीटर है। और बी सी जो तीसरी भुजा है उसका मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या, हमें देखने से ही लग रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन इसमें फॉर्मूला कौन सी त्रिभुज का लगेगा, विषमबाहु त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर हम इसको बनाए तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ए बी और सी, जहां पर ए बी और ए सी ये बराबर है और ये कितनी कितनी है 26-26 है और इसका मान कितना है 20 है। तो यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विषमबाहु मान लो या समद्विबाहु, बात एक ही है। या तो तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी या दो अलग अलग है, दो एक जैसी एक अलग है। तो ये विषमबाहु वाला ही लगेगा। जब समबाहु त्रिभुज होता है तो वहां पर लगता है फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर। कौन से वाले में लगता है, जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन वो यहाँ पर है नहीं, तो फिर हम इसी को देखेंगे। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर √s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब यहाँ पर s का मान क्या होता है, s का मान निकालने के लिए आपको तीनों भुजाओं का योग करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई 2। तीनों भुजाएं क्या होंगी, 26 दूना 52 और 20 72 बटे 2, कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू है, s की वैल्यू है। s लगा दीजिए यहाँ पर, √36, 36 माइनस ए का मान 26, ए का मान 26 और फिर से 36 माइनस 26 और फिर से 36 माइनस 20 जो तीसरी भुजा है सी वाई ये। अब जब इन्हें हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 गुणे 10 गुणे 10 और गुणे कितना आ जाएगा, ये 36 से 20 16 है।
तो अब इनको अगर हम बाहर करेंगे तो 6 में गुणे 10 में गुणे 4 कितना आया 60, 624, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आ जाएगा जो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं, आप दोबारा देख सकते हैं, टाइम थोड़ा सा बचा के चलना पड़ेगा। आगे देखिए, एक आदमी 2450 रुपए में एक मशीन खरीदता है और 10% के लाभ पर उसे बेच देता है। क्रय और विक्रय लाभ हानि वाला एक सवाल है कि किसी ने 2450 का खरीदा और 10% का उस पर लाभ कमाया और बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 100 रुपए का खरीदा था, ये अगर उसका क्रय मूल्य था और उसने 10% का क्या कमाया है, लाभ कमाया है, तो वो चीज कितने की बिकेगी, 110 की। 110 बिकेगी मतलब विक्रय, 110 उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया क्या है, एक आदमी 2450 रुपए में एक मशीन खरीदता है, खरीदता मतलब क्रय दिया, तो क्रय मतलब 100, 2450 क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है, और निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय क्या निकला है, 110। 100 क्रय हमने जो माना था 100 के हिसाब से, 100 क्रय है, विक्रय कितना हो जाएगा, 110। कितना हो जाएगा इसका मान, 5 और 44 और 5 49 और 11 दूनी 22 और 4 22 और 4 26, 2695, यही उसका होगा विक्रय मूल्य और रुपये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम है तो भिन्न है। अच्छा, ये कह रहा है अंश। देखिए पहले इस बात को समझिए, अब यहाँ पर हम चैप्टर वाइज तो पढ़ा नहीं रहे हैं, वरना इन सभी चैप्टर्स में चाहे वो संख्या पद्धति हो, लासा मासा हो और सरलीकरण हो, घातांकरणी हो, घनमूल वर्गमूल हो, अनुपात समानुपात हो, प्रतिशतता हो, लाभ हानि हो, साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, या और एल्जेब्रा के क्वेश्चन हो, ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो, इन सभी क्वेश्चंस में आपको कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो चैप्टर वाइज ही क्लियर किए जा सकते हैं। यहाँ पर एक फास्ट रिवीजन के तौर पर हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को उठाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें से ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम है। पहले तो देखिए, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, ये तो सभी कोई जानता होगा। बेसिकली होता क्या है, किसी भी भिन्न में आपने जब भी भिन्न लिखा देखा होगा तो इस तरह का लिखा देखा होगा, 1/2, यानी अंश हमेशा ज्यादातर कैसा रहता है, कम रहता है, और ये हर क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब बड़ा होता ही है। तो इस तरह की जो भिन्न होती है इसे हम कहते हैं उचित भिन्न। कैसी कहते हैं, उचित भिन्न। और अगर कहीं लिखा है 4/3, तो ये भिन्न उचित भिन्न नहीं है, ये भिन्न कैसी है, अनुचित भिन्न। ये भिन्न कैसी है, अनुचित। तो अब आप देख सकते हैं क्या कह रहा था इसमें, यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम है, अंश कम है, अंश कैसा है, कम है, तो भिन्न कैसी होगी, उचित भिन्न। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 1600 रुपए की राशि पर, राशि कितनी है, यानी मूलधन कितना है, 1600 रुपए, 6 साल, टाइम कितना है, 6 साल, अवधि के लिए 5% आर कितना है, 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। हमसे सीधा ब्याज पूछ रहे हैं, और वो भी कैसा वाला, साधारण। तो ब्याज बराबर मूलधन में गुणे दर में गुणे समय और बटे 100। बहुत छोटे से पता है ये कितना हो जाएगा, 16×5 = 80, 0 8 6 48, 480 रुपये उसका ब्याज। ठीक है, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन में गुणे दर में गुणे समय बटे। अगला है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में मूलधन की 3 गुनी हो जाती है। ये सवाल काफी अच्छा है, थोड़ा सा ये अगर तरीके से लगाया जाए तो आसान है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आप विधि के हिसाब से इसको चलेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, और कोई भी अच्छा अगर पढ़ने वाला है तो इसको लेंदी नहीं करना चाहेगा, वो सोचेगा कि हमें अच्छा एक तरीका मिल जाए जिससे सवाल लग जाए। और देखिए, तरीका इन द सेंस, जब हम तरीके की बात करते हैं तो वो ऐसा होना चाहिए जो अप्लाई हो उस तरह के सभी क्वेश्चंस में। ऐसा नहीं केवल उसी क्वेश्चन के लिए, उस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो सभी में अप्लाई हो, तब तो उसको याद करके भी फायदा है, वरना हर क्वेश्चन के लिए हर नई चीज याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, आप भी जानते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में, समय कितना दिया है, 5 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। अब बात समझिए,
यहाँ पर एक मूल राशि है, मान लीजिए मूल राशि है एक, ये एक हो जाएगी तीन, कितनी हो जाएगी? तीन। और कितने वर्षों में बताओ हो जाएगी? ये 5 वर्षों में हो जाएगी। 5 वर्षों में मूल राशि 3 गुनी हो जाती है, एक थी और 3 हो गई। बड़ा सिंपल सा मेथड है, 1 से 3 कर दिया। कि अब ब्याज की अगर हम बात करें तो कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं। कितने वर्षों में ये राशि अपनी मूल राशि की 27 गुनी हो जाएगी? अब पूछ ही रहा है कि कितने टाइम में ये खुद की कितने गुनी हो जाएगी? 27 गुनी हो जाएगी। तो ये 3 गुनी हो रही थी और ये कितनी हो रही है? 27 गुनी। समय पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, 27 को हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 3, 3 × 9 = 27। अब यहाँ पर का जो पावर है, उस पावर को हम इसमें गुणा कर देते तो वर्षों की संख्या निकले। यहाँ वर्ष ही तो पूछ रहा है, तो 5 में गुणे और कितना जा रहा है? 3। तो यानी कि 15 साल में, यानी 15 वर्ष में वो राशि स्वयं की कितने गुना हो जाएगी? 27 गुना। एक एक कोई राशि थी, 5 वर्षों में 3 हुई है, तो वो कितने सालों में 27 गुना होगी? तो 27 को, अच्छा इस सवाल में हमेशा देखना, जो बाद वाला टर्म दिया होता है वो इसी के गुणज में होता है। तो कैसा हो जाएगा? 27। 27 को जब हम इसमें देखेंगे तो 3 की पावर 3 बन रहा है जाकर, अगर इस फॉर्म में इसको बनाएंगे, बेस उसका समान करेंगे। ठीक है। और ये जो घात बनती है, इस घात का ही हम इस वाले वर्षों में क्या कर देते? गुणा, और यही से हमें इसका मिल जाता है आंसर। ठीक है। चलिए, अब जैसे यहाँ दूसरा सवाल होता, कोई राशि मान लीजिए 10 वर्षों में दूनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वो 8 गुना होगी? लग जाएगा ना। 8 को आप 2 की फॉर्म में बना दीजिए तो कितना बनेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3, है ना। और कितने साल? तो यहाँ 3 का गुणा कर देंगे, यानी कितने साल में हो जाएगी? 30 साल में। समझ में आया? अब कोई भी ऐसा सवाल हो, आप प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके से लगाना, वो आराम से लग जाएगा, भले आपने कोई भी तरीका सीख रखा हो। आगे है, 4% और 6% लाभ पर किसी वस्तु के बिक्री मूल्यों के बीच नकदी का अंतर 3 रुपए। अगर 4% लाभ पर किसी को बेचते हैं और 6% के लाभ पर उसी वस्तु को पुनः बेचते हैं, तो उनके बीच जो रुपए में फर्क पड़ता है वो 3 रुपए का पड़ता है। 4% लाभ कमाओगे, उसकी बजाय आप 6% लाभ कमा लो, तो रुपया मात्र 3 ही बढ़ेंगे आपके। बिक्री मूल्यों का अनुपात याद करो। देखो, जब अनुपात पूछा जा रहा है तो हमें इन रुपयों की कोई आवश्यकता है नहीं, बस बिक्री मूल्यों का आपका अनुपात पूछ रहा है। तो बिक्री मूल्य कितने? अगर 100 रुपए हमने माने, तो यहाँ पर 4% लाभ पर वो कितने के बिकेंगे? 104 के। और 6% लाभ पर कितने के बिकेंगे? 106 के। तो बिक्री मूल्यों का अनुपात क्या हो जाएगा? 52 और 53, यही बन जाएगा 52:53। सी ऑप्शन। अगला देखिए, 420 का 4/7वां हिस्सा 200 के 3/5वें हिस्से से कितना अधिक है? बच्चों वाला सवाल है। 420 का मतलब गुणा 4/7, और ये इससे कितना अधिक है? तो चलो देखते हैं। और इधर 200 का 3/5, इसको काट देते हैं। 7×0, 5×20, 6×24, 240 आया। और ये कितना आ जाएगा? 4×3 120। तो ये कितनी बन रही है ज्यादा? 120। तो ये वाला हिस्सा 120 ज्यादा। ठीक है। अगला देखते हैं। एक वस्तु को 138 में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई। जब उसने 138 में बेचा तो उसे 8% की क्या होती है? हानि होती है। ठीक है। तो 4% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? देखो, अगर दो बातें हैं, ये मान लीजिए क्रय मूल्य था, अब उसको अगर हानि हुई है, और वो भी कितने परसेंट की? 8% की, तो वो वस्तु कितने की बिकी होगी? आप ही बताइए। 92 की बिकी होगी। 100 की चीज है, और अगर उसको 8% का घाटा हुआ है तो वो कितने बेच के आया होगा? 92 में। लेकिन अगर उसको 4% का फायदा हुआ है, यानी लाभ हुआ है, तो वो कितने में बेच के आया होगा? 104 में बेच के आया होगा। तो वस्तु को किसने कितनी धनराशि में बेचना चाहिए? बस यही वाले रुपए हमसे पूछ रहा है कि कितने में बिकेगा। अब यहाँ पर दिया क्या है? यहाँ दिया है बिक्री मूल्य, वस्तु को 138 में बेचने पर। तो कौन वाला दिया है? 92 वाला। तो हम लिख सकते हैं 138, ये कौन वाला है? 92 वाला दिया है। और आपको लाभ सहित कितने? 4% के लाभ सहित उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो आप इसको देख लीजिए।
तो इसको काट दीजिए। 4 दूनी 8 और कितने बचेंगे यहाँ पर 12, 4 तियो 12, 4 दूनी 8, 2 24, 4 6 24, 23 से इसको काट दीजिए। कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 6 3 18, 6 दूनी 12 13, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा 26 में गुणे 6, 36 12 3 15, 156 रुपए में अगर वो बेचता है तो उसको हानि होने के बजाय 4% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, इन्हें बार बार रिपीट करने की जरूरत है। 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना देते हैं। फिर से आ गया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क में हमने आपको क्या बताया था, m1 d1 अपान w1 बराबर m2 d2 अपान w2। मतलब काम और दिन ऊपर रहते हैं, सॉरी मजदूर और दिन ऊपर रहते हैं, काम नीचे रहता है, मजदूर और दिन ऊपर रहते हैं, काम नीचे रहता है। जैसे चार मजदूर 5 दिन में कोई दीवार बनाते हैं, तो 6 मजदूर कितने दिन में वही दीवार बनाएंगे। बात यही होता है ना, फॉर्मेट क्वेश्चन का है। 4 मजदूर किसी दीवार को 5 दिन में किसी दीवार को 5 दिन में बनाते हैं, तो कितने मजदूर उसी दीवार को 6 दिन में बनाएंगे, इस तरह का। चलिए इसमें देखते हैं क्या दिया है। 5 पुरुष किसी दीवार को 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बनाते हैं। तो देखो हो गया m का मान और ये d का मान, 12 दिन में बना देते हैं। दीवार मतलब दीवार बराबर बना देते हैं। तो दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में, कितने दिन में 10 दिन में कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, यानी x का मान, यानी m2 का मान पूछ रहा है। ये m1 है, ये d1 है और ये d2 है। देखो, और W1 में 1 है। अच्छा, इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट प्रतिशत में दिया है तो इसको आप 100 मान लीजिए और इसको कितना मान लीजिए 150। देख लो आपको समझ में आ जाएगा। क्या था, 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बनाते। 5 पुरुष किसी दीवार, 100% दीवार है, 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बनाते हैं। तो आगे देखते हैं, तो दीवार से 50% अधिक बड़ी दीवार, अब वो दीवार नहीं रही, उससे 50% बढ़ गई है, तो काम में कितना बढ़ जाएगा 150 हो जाएगा। 100 इसीलिए लिया था, आराम से 150 हो जाए। अब 150 दीवार को कितने मजदूर, मजदूर संख्या नहीं बता, कितने मजदूर कितने दिन में बनाएंगे, 10 दिन में बनाएंगे। तो एक पद है मात्र गायब, तो उसको आराम से निकल आएगा, ना निकलेगा कितने से 50 गुना 100 और 50 दियो 150। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको काट देते हैं। 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 2 छंग 12 और 2 एकन 2, 2 तिया 6। एक्स का मान कितना आ जाएगा, ये 3 इस पे गुणा हो जाएगा, जाके कितना आ जाएगा 9। यानी कि 9 पुरुष उस दीवार को से 50% ज्यादा बड़ी दीवार को 10 दिन में बना देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। यम एक कार को 20 दिन में पूरा करता है। यम किसी कार को कितने दिन में कर लेता है, 20 दिन में करता है। और यन उसी कार को, तो लिख देते हैं एम किसी कार को 20 दिन में कर लेता है, यन उसी कार को 30 दिन में कर लेता है। दोनों एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में। बहुत आसान सवाल है, सबसे बेसिक। अगर टाइम एंड वर्क की बात करें तो सबसे बेसिक ये सवाल है, इससे छोटा सवाल नहीं हो सकता है। तो देखते हैं, अगर यम 20 दिन में करता है, यन 30 दिन में करता है, तो दोनों मिल जाए कितने दिन में करेंगे। हम मान लेते हैं कि काम कितना है, इनका लासा मान लेते हैं। इसको एलसीएम आपने लगाया होगा और यही तरीका इसका सबसे बेस्ट होता है। एलसीएम कितना है 60, यही हम काम मान लेते हैं। एलसीएम ही वास्तव में क्या होता है, काम, यही काम है। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि जो एम है वो जो 20 दिन में करता था, कितने दिन में करता था 20 डेज में, और ये कितने डेज में करता था 30 डेज में। अब बताओ 20 दिनों में काम करने वाला व्यक्ति अगर 60 काम को करेगा, 20 दिन में कर पाएगा वो, तो वो एक दिन में कितना काम करता होगा, 20 या 60, 3 काम करता होगा। और ये एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा। ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते होंगे, 5 काम करते होंगे। ये कितना है, दोनों एम प्लस एन, ये कौन है, एम प्लस एन मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 5 काम, और हमें कराना कितना है 60। तो 60 में भाग लगा दीजिए 5 का। तो कितने दिन में दोनों मिलकर अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे, 12 दिन वो लगाएंगे, वो 12 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है।